देखो ये तो कल स्पीड, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी रोलिंग वाला कंप्लीट कर दिया था हम लोगों ने। अब उसके आगे ना आज एक्सेलरेशन, फोर्सेस, न्यूटन लॉ, इन सबको डिस्कस करोगे। पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना सीखते हैं। किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन रोलिंग में कैसे निकालोगे। प्रोसेस वही रहेगा जो मतलब कि जो आपने वेलोसिटी में निकाला था कि रोलिंग को हमेशा ही स्प्लिट कर दो दो पार्ट्स में, एक ट्रांसलेशन में और एक रोटेशन में। तो सेम प्रोसेस लगाने जा रहे हैं इसमें। जो तीन फिगर्स हैं, लेफ्ट वाले फिगर में अगर आप नोटिस करो तो लेफ्ट वाले फिगर में सेंटर वाले पॉइंट की, जो व्हील का सेंटर पॉइंट है, उसकी एक वेलोसिटी रिप्रेजेंट की गई है और सेंटर वाले पॉइंट की ही एक लीनियर एक्सेलरेशन ए को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब एक्सेलरेट करता हुआ ये आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन। और साथ में रोटेशन के सेंस में एक ओमेगा रिप्रेजेंट किया गया है जो एंगुलर वेलोसिटी को बता रहा है, और अल्फा रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो लेफ्ट वाला तो बेसिकली रोलिंग है क्योंकि उसमें दोनों चीजें एक साथ दिखाई गई हैं, लीनियर मोशन भी और ट्रांसलेटरी मोशन भी। बट कल के लेक्चर को फॉलो करेंगे तो रोलिंग इक्विवेलेंट हो जाता है। उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक रोटेशन में स्प्लिट कर देते हैं, प्लस दूसरा पार्ट हम उसमें ट्रांसलेशन का दिखा सकते हो। और दोनों की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स लगाओ। दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे ग्रीन बॉक्स में हाईलाइट करके लिखे भी गए हैं कि जिसमें ट्रांसलेशन हो रहा होगा वहां पर ईच पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द सेम वे एज द सेंटर इज मूविंग। ये ऑलरेडी कल भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो ट्रांसलेटरी पोर्शन से अगर आप देखोगे तो ट्रांसलेटरी पोर्शन से पॉइंट पी की एक्सेलरेशन वैसे ही होगी जैसे कि सेंटर की है, एसी। पॉइंट आर की भी एक्सेलरेशन सिमिलर टू द सेंटर, ट्रांसलेटरी मोशन की कैरेक्टरिस्टिक लगाते हैं। पॉइंट एस का भी सेम एक्सेलरेशन, पॉइंट क्यू का भी सेम एक्सेलरेशन, बिकॉज ये सब ट्रांसलेट कर रहे हैं यहाँ पर। और जहां पर रोटेशन है वहां पर सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व हो जाता है, और सर्कुलर मोशन में हमें दो एक्सेलरेशन दिखानी पड़ेगी, सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल। तो अगर हम पॉइंट पी का रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन दिखाना चाहें तो पॉइंट पी की एक एक्सेलरेशन पॉइंट पी की टेंजेंट की तरह दिखाओगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको आर मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। और पॉइंट पी का एक दूसरा एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ दिखाएंगे जिसको हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे यहाँ पर। इसका मैग्नीट्यूड रोटेशन के टाइम से जब लिखना होता है तो हम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर कर देते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ये दोनों एक्सेलरेशन रोटेशन की वजह से हो रही है, और ट्रांसलेशन की वजह से एक एसी वाली एक्सेलरेशन। ऐसे में इसका मतलब पॉइंट पी की अगर आपको टोटल एक्सेलरेशन पूछी है कि नेट एक्सेलरेशन पॉइंट पी पर कितना हुआ फिर यहाँ पर, तो नेट एक्सेलरेशन पॉइंट पी का निकालने के लिए आपको बेसिकली ये लगाना पड़ेगा कि जो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी होगा दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी टी। मतलब कि यहाँ पर पॉइंट पी का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, पॉइंट पी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये दो एक्सेलरेशन मिल रही हैं बॉडी के रोटेट करने की वजह से। तो रोटेशन हमेशा दो एक्सेलरेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, सेंट्रिपिटल प्लस टेंजेंशियल में। ट्रांसलेशन सिर्फ एक एक्सेलरेशन बताएगा। कुल मिलाकर के अगर हम टोटल एक्सेलरेशन पॉइंट पी का देखें तो वेक्टोरियली ऐड करेंगे, और पॉइंट पी पर अगर हम एक्सेलरेशन को वेक्टोरियली ऐड करें तो ये क्लियरली दिख रहा है आपको कि पॉइंट पी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और पॉइंट पी का ट्रांसलेटरी वाला एक्सेलरेशन एसी, ये दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शंस में है। आर अल्फा और एसी सेम डायरेक्शंस में है, तो ये दोनों वेक्टोरियली ऐड हो जाएंगे, यानी कि राइट साइड डायरेक्शन में यहाँ पर लिखोगे यहाँ पे एसी प्लस आर अल्फा, और साथ में एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डाउनवर्ड की तरफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। इसके बाद इनका आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट निकाल लो। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से, इसको कह सकते हैं कि ये टोटल एक्सेलरेशन बनेगा पॉइंट पी का, नेट एक्सेलरेशन जिसको कह सकते हो। और किसी पॉइंट की बात करें, अगर दूसरे पॉइंट्स की भी अगर बात कर लेते हैं, मान लो सपोज करो आपको पॉइंट आर पे दिखाना है, तो पॉइंट आर के लिए एक टेंजेंट बनाओ, ठीक है। टेंजेंट बना करके एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिखाइए आर अल्फा, और एक सेंटर की तरफ दिखाओ एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल वाला ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ऑलरेडी ट्रांसलेटरी वाला एक्सेलरेशन राइट साइड पर। तो अब अगर हम पॉइंट आर के लिए बात करते हैं तो जरा फिगर्स पर ध्यान से देखना, पॉइंट आर के पास कौन कौन सी एक्सेलरेशन है। लीनियरली राइट साइड एसी एक्सेलरेशन, लीनियरली लेफ्ट साइड ओमेगा स्क्वायर आर एक्सेलरेशन,
और एक डाउनवर्ड जो कि टेंजेंट की तरफ है वो है आर अल्फा का एक्सेलरेशन। अब इन सबको जब वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो AC और ओमेगा स्क्वायर आर एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो एक वेक्टर बन जाएगा AC माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। जो ये अपोजिट वेक्टर्स है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, AC माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे लिए हो जाएगा आर अल्फा, और फिर इसके बाद इनका पैरेललोग्राम के लॉ से रिजल्टेंट फाइंड करोगे और वो कहलाएगा हमारे लिए एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट आर। एक और पॉइंट दिखा रहे हैं आपको, सपोज पॉइंट एस के लिए एक्सेलरेशन देखनी है मेरे को, अगर 3-4 पॉइंट्स का आपको इलस्ट्रेट करके दिखा रहे, तो पॉइंट एस पर भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में आर अल्फा की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर ओमेगा स्क्वायर आर की, और ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन AC जो है वो फॉरवर्ड साइड पर है। इन तीनों को अब एक कॉमन पॉइंट पर ला करके दिखाते हैं आपको। ये तीनों एक कॉमन पॉइंट पर लाएंगे तो AC वाली एक्सेलरेशन राइट साइड पर दिखाओगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा को लेफ्ट साइड पर दिखाओगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर ऊपर की तरफ दिखाओगे। अब इनका जब रिजल्टेंट निकालना होगा तो इसमें AC और आर अल्फा अपोजिट हो रहे हैं, तो पहले AC और आर अल्फा जो एक दूसरे के अपोजिट हैं उनका रिजल्टेंट आएगा। सपोज करते हैं AC की वैल्यू ज्यादा है तो AC माइनस आर अल्फा लिख देंगे, और प्लस ओमेगा स्क्वायर आर 90 डिग्री के एंगल पर, और फिर यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लगा करके इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, तो ये एक्सेलरेशन आएगी पॉइंट S के लिए। अब आपको जो क्वेरीज हैं इसमें पूछूं पहले, तो आगे बढ़ने से पहले इसी तरीके से पॉइंट Q का भी निकाल सकते हैं। पॉइंट Q का भी सेम प्रोसेस होगा। पॉइंट Q का अगर देखो तो मैं पॉइंट Q का भी दिखा देता हूँ। पॉइंट Q का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, पॉइंट Q का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होगा, टेंजेंशियली ये आर अल्फा, सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर, और अब जब इसको पूरा निकालोगे तो पॉइंट Q के लिए ध्यान से देखो अगर आप, तो ओमेगा स्क्वायर आर और AC जो ट्रांसलेटरी वाला है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो AC प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, और पॉइंट Q के लिए टेंजेंशियली ऊपर की तरफ आर अल्फा वाली एक्सेलरेशन है। अब इनका रिजल्टेंट फिर से अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, एक बार फिर से इनका रिजल्टेंट दोनों को रिजल्टेंट कर दोगे पैरेललोग्राम से, पॉइंट Q की एक्सेलरेशन बन जाएगी। अब बताएं इसमें से जो डाउट है वो पूछते जाओ, जो क्वेरी है वो पूछे। सर जैसे जब अगर इक्वल होगा AC और ओमेगा स्क्वायर आर, वो बात की बात है, अभी इस प्रोसेस के बताओ, इक्वल और अनइक्वल को भी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इक्वलिटी रुक जाओ आप। ये प्रोसेस में डाउट है तो बताइए कि एक्सेलरेशन निकालने का जो तरीका है, कि किसी भी पॉइंट की एक्सेलरेशन में 3 कंपोनेंट्स हैं, टोटल 3 कंपोनेंट्स। 3 कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? हर एक पॉइंट के एक्सेलरेशन में 3 कंपोनेंट्स। नंबर 1, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द ट्रांसलेशन, and the remaining 2 components are centripetal and tangential, they are because of rotation। ये स्टेटमेंट में अगर डाउट है तो बताओ आप। नो सर। इस स्टेटमेंट को समझने में किसी को भी कोई डाउट है तो वो डिस्कस कर सकते हो, या किसी को कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है, या जो कुछ भी है, मतलब किसी भी तरीके का डाउट है तो। मान ले सबको समझ में आ गया, फिर बढ़ जाए आगे। यस सर। चलो ठीक है सर। अब जो आपने पॉइंट पूछा ना, वो आपके पॉइंट पर आते हैं। हम लोगों ने कल एक पॉइंट डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने कहा था कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, जिसको प्योर रोलिंग भी कहा गया था। अब उस पॉइंट पे आ जाओ कि अगर ये चीज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस हुआ, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो वहां पर हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा था, एक लीनियर वेलोसिटी में और ओमेगा के बीच में एक रिलेशन आया था कल वाली क्लास में, और वो आया था कि VC की जो वैल्यू थी वो इक्वल आ रही थी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के केस में, इट वाज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ये रिलेशन कल डिस्कस हुआ था। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रिलेशन बनेगा? इसमें VC इक्वल टू R ओमेगा को AC इक्वल टू R अल्फा, AC इक्वल टू R अल्फा डिफरेंशिएट करने के बाद, अब AC इक्वल टू R अल्फा अगर होता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाले केस में, AC की वैल्यू R अल्फा के इक्वल हुई, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है पॉइंट S, जो बॉटम वाला पॉइंट है, क्योंकि कल इसके बारे में हम लोगों ने ये कहा था कि इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है। अब आप नोटिस करो, अगर AC इक्वल टू R अल्फा हुआ तो क्या पॉइंट S का एक्सेलरेशन भी 0 होगा?
या सिर्फ वेलोसिटी ही जीरो होगी? वेलोसिटी तो हम लोगों ने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, केवल वेलोसिटी जीरो होगी। एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल लग रहा होगा। हाँ, अगर AC और R अल्फा बराबर भी हो जाएंगे तो AC वाला वेक्टर राइट साइड पर और R अल्फा वाला वेक्टर लेफ्ट साइड पर, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को सर नलिफाई कर, इसलिए वो इस पॉइंट अपना पोजीशन भी चेंज कर लेगा राइट एक्सेलरेशन राइट आने की वजह राइट राइट, बिल्कुल। AC इक्वल्स टू R अल्फा, मतलब ये दोनों कैंसिल तो हो जाएंगे बट स्टिल पॉइंट S के पास सेंट्रिपिटल वाली एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती रहेगी। और ये कोई सरप्राइजिंग पॉइंट नहीं है यार, काइनेमेटिक्स में ये कई बार हम लोगों ने सुन चुके हैं, कई बार ये पॉइंट पढ़ चुके हो कि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ पॉइंट इट इज पॉसिबल टू हैव जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन। कई बार ये चीज पढ़ चुके हो, कोई ऐसा सरप्राइजिंग चीज नहीं पढ़ रहे हम लोग। और मैं बार बार एक ही एग्जांपल देता हूं, जब किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, बट उस हाईएस्ट पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लग रही होती है उसमें। सर एक एक बच्चा कंप्लीट कर दे, मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में इस पॉइंट को बहुत केयरफुली अपने माइंड में बिठाओ कि जो जो भी पॉइंट बॉटम पर आएगा इस ऑब्जेक्ट के, अलग अलग टाइम पर अलग अलग पॉइंट्स बॉटम पर आएंगे। सुनिएगा, अलग अलग टाइम पर अलग अलग पॉइंट्स बॉटम पर आएंगे, बट जिस टाइम पर जो पॉइंट बॉटम पर होगा उस टाइम पर उस पॉइंट की नेट वेलोसिटी जीरो बट नेट एक्सेलरेशन नॉन जीरो, क्योंकि सेंट्रिपिटल वाला कंपोनेंट कहीं से कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगी, अनलेस की बॉडी का ओमेगा जीरो ना हो, वो एक अलग बात हो जाएगी। अगर ओमेगा ही जीरो हो गया फिर तो फिर टोटल एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी उसकी। अब यहां पर एक डाउट ये है, अभी एक डाउट रेस किया है कि जो ओमेगा स्क्वायर आर है, सर हम लोग इसको वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर भी कर सकते हो, इनका ये डाउट है। तो यहाँ पर ये कौन सा वी आएगा? द सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड थोड़ी जीरो है, मतलब अभी एक डाउट ये आया है क्या? नहीं, डाउट सुनो क्या है, डाउट ये मैं बता रहा हूँ क्या है, हो सकता है औरों के माइंड में भी हो। उनका ये कहना है कि पॉइंट एस जो है, पॉइंट एस की वेलोसिटी तो जीरो है, तो अगर हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी वाला यूज करें, वी स्क्वायर बाई आर वाला, ओमेगा स्क्वायर आर की जगह वी स्क्वायर बाई आर वाला फॉर्मूला यूज करें और पॉइंट एस के पास जीरो वेलोसिटी है, तो उस रिजल्ट के हिसाब से तो पॉइंट एस की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो आनी चाहिए। इनका ये डाउट है, बट प्रॉब्लम समझो, एक्सेलरेशन बराबर वी स्क्वायर बाई आर हम कब लगाते हैं, ये भी क्वेश्चन है मेरा आपसे। ये जो डाउट है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर आपने किस चैप्टर में पढ़ी थी बताएं? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या को था वी, सर, क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से देखिए बता देंगे? क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, या फिर हम लोग इसको ओमेगा स्क्वायर आर भी कहते हैं, दोनों चीजें कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। हाँ, देखो डाउट ये आया है, मैं नाम नहीं ले रहा बट डाउट ये है। सर वहाँ का वी और यहाँ का वी दोनों अलग चीज है। हाँ, तो यही कंफ्यूजन, इसको समझने में माइंड में कंफ्यूजन है। इनका ये कहना है, डाउट जो रेज हुआ वो ये वी नेट कि सुनो तो पॉइंट एस की वेलोसिटी जीरो है, तो फिर इसमें सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्यों दिखाई जा रही है? क्योंकि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को ओमेगा की जगह वी के फॉर्म में देखें और वी जीरो है। तो अब मैं आपको इसका आंसर दूं। पहले सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बराबर वी स्क्वायर बाई आर, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है सर्कुलर मोशन की, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर मोशन। यानी कि इसके अंदर जो वेलोसिटी होनी चाहिए, यहाँ पर जो v होनी चाहिए, वो सिर्फ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन आनी चाहिए, नेट वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी भी यूज करिए इसमें। अब अगर आप एक ऑब्जेक्ट को रोलिंग पे ले रहे हो, ऑब्जेक्ट का रोलिंग, तो रोलिंग में वो ट्रांसलेट भी करता है और रोटेट भी करता है, दोनों बातें होती हैं। तो एक उसकी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी vc और एक उसका रोटेशन ओमेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो ट्रांसलेटरी पोर्शन से देखोगे या फिर रोटेशनल पोर्शन से देखोगे, उसके कौन से पोर्शन में आएगा वो? ट्रांसलेटरी और रोटेशनल को अलग अलग करके देखो आप। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो जनरेट होता है वो रोटेशन वाले में जनरेट होता है, और जब सिर्फ रोटेशन को कंसिडर करोगे, सिर्फ रोटेशन को, तो रोटेशन की वजह से पॉइंट पी, पॉइंट एस जो था, उसके पास एक वेलोसिटी है आर ओमेगा की, आर ओमेगा वेलोसिटी है पॉइंट एस की, वेलोसिटी ऑफ एस ड्यू टू रोटेशन पार्ट।
और उसी पॉइंट एस की एक और वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वीसी भी है, बट ये वेलोसिटी जो है पॉइंट एस की वो ट्रांजिशन की वजह से है, ये है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि इन दोनों को जब मिलाते हैं तो जो नेट वेलोसिटी आती है पॉइंट एस की वो जीरो हो जाती है। नेट वेलोसिटी पॉइंट एस की जीरो होती है क्योंकि उसमें दो वेलोसिटी जनरेट हो रही है, रोटेशन की वजह से और ट्रांसलेशन की वजह से। लेकिन जब आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में v लिखेंगे तो ये v सिर्फ वही वेलोसिटी होनी चाहिए जो रोटेट करने से जनरेट हुई है, और रोटेट करने से जो वेलोसिटी जनरेट हुई है वो सिर्फ r ओमेगा है। तो इसी v को बेसिकली हम r ओमेगा लिखेंगे, और r ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r करोगे तो ये यही रिजल्ट आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r वाला। मतलब कि सेंट्रीपिटल तो इस केस में हम VC by R भी कह सकते हैं ना, क्या चीज? VC मतलब तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर बाय हाँ, बिल्कुल कह सकते हो। मतलब ये समझने का डाउट हो जाता है, वो किसी को भी डाउट हो सकता है, जेन्युइन डाउट है, वो किसी के मन में भी आ सकता है एक बारी कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ कि रोटेशंस के चैप्टर में आप ओमेगा और अल्फा का यूज करना सीखिए। चीजों को ओमेगा और अल्फा के फॉर्म में लिखने की आदत डाल दो, तब कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे ही उसको आप v के फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे प्रॉब्लम में आ जाओगे। हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को r अल्फा लिखा है, हमने इसको dv बाई dt नहीं कहा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर किया है, इसको v स्क्वायर बाई आर नहीं लिखा मैंने। और न लिखने का मेरा रीजन यही है कि ऐसे ऐसे कंफ्यूजन ना आए मेरे मन में। तो हम जिस पॉइंट की तरफ ये थे यार कि पॉइंट एस के पास वेलोसिटी जरूर जीरो हो जाएगी क्योंकि एसी और आर अल्फा इक्वल अपोजिट कैंसिल कर जाएंगे, बट स्टिल पॉइंट एस में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगी, जिस वजह से पॉइंट एस बॉटम पर परमानेंटली रेस्ट पे नहीं होगा और ये अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा बार बार। तो और ये हाँ जी तो बताओ। यही डाउट था कि सर जैसे हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन ग्रेविटी उसी डायरेक्शन में लग रही होती है, किस तो वो डायरेक्शन? फिर से वेलोसिटी गेन कर लेता है। तो सर लेकिन इस केस में पॉइंट एस की जैसे वेलोसिटी जीरो हो जाती है और एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ लग रहा है, पॉइंट एस आगे कैसे बढ़ेगा? तो बच्चा एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है या वेलोसिटी के चेंज होने की डायरेक्शन को बताता है? ये चेंज होने की डायरेक्शन। हाँ, तो इसके वेलोसिटी का चेंज का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड बोल रहे हैं ना हम, वेलोसिटी की डायरेक्शन थोड़ी अपवर्ड कह सकते हो। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं होती है, इसका ध्यान रखिएगा। वो पता है। हाँ, अब बता रहे हैं, अभी रुक जाओ, एक और अभी डिटेल में आने वाला है ये चीज। फिलहाल जो भी डिस्कशन है ना उसके हमारे कुछ आउटकम्स लिखे हैं हम लोगों ने। बार बार वो तीन पॉसिबिलिटीज जो थी हमारी, एक रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की, एक रोलिंग स्केटिंग वाली की, और एक स्लिपिंग वाले की। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में जो अभी आप लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे थे उसको लिखा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ अ व्हील विच कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, यानी कि बॉटम पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट एस के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। उसका डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ व्हील है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं है, सेंटर की तरफ उसमें एक्सेलरेशन होता है। और अगर स्किडिंग होती है या फिर स्लिपिंग होती है, तो स्किडिंग और स्लिपिंग के केस में हमको पता है कल वाली क्लास के हिसाब से कि वीसी और आर ओमेगा के बीच बराबर का साइन नहीं लगता, या तो कोई एक ज्यादा होगा, या तो वीसी ज्यादा होगा, या फिर आर ओमेगा ज्यादा होगा। मतलब या तो एसी की वैल्यू आर अल्फा से बड़ी होगी या आर अल्फा की वैल्यू एसी से बड़ी होगी। और उन दोनों ही कंडीशंस में, इन दोनों ही कंडीशंस में जो बॉटम पॉइंट आप देख रहे हो, या तो उसका अगर एसी और आर अल्फा इक्वल नहीं है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर के साथ साथ एसी और आर अल्फा का जो रिजल्टेंट होगा, जो कि राइट साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है एसी बड़ा है या फिर आर अल्फा बड़ा है। तब इसमें दो डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन होंगी पॉइंट एस के अंदर। और अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो पॉइंट एस की एक्सेलरेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होगी, वो है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ पूछना हो इसमें तो बताएं। बार बार बोल रहे हैं आपसे, कुछ पूछना हो तो डिस्कस कर लो, बाद में फिर आप पलट के आओगे तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए भी। बढ़े फिर आगे, आगे बढ़े भाई इसमें। अभी कुछ कुछ पूछना है, कोई क्वेरी वगैरह है तो बताओ, अदरवाइज आगे बढ़े इसमें। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूटन्स लॉ पर आ जाएंगे। अभी पहले तो एक प्रॉब्लम ये देख लो जल्दी से। इसमें पॉइंट पी का एक्सेलरेशन पूछा है, क्या लिखोगे?
सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सेंटर की वेलोसिटी दी गई है और सेंटर का एक्सेलरेशन दिया गया है, तो पॉइंट पी का एक्सेलरेशन। तो इसको ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट का जब निकालना होगा तो 3 पोर्शंस में दिखाइएगा। एक एक्सेलरेशन ट्रांसलेशन की वजह से, इसको मतलब अपनी हैबिट में बनाओ। दूसरा एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वाला, और तीसरा एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंशियल वाला। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन दिखाएंगे जो कि सेंटर की डायरेक्शन में होता है, तो सेंटर का फॉरवर्ड यानी ए, ये इसका ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन हुआ, राइट साइड ए, ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंटर सी की तरफ होगा, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसको ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिखेंगे, लेकिन ओमेगा को रिप्लेस करेंगे तो ये चीज बन जाएगी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और तीसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉइंट पी पर जो टेंजेंट होगा उसी डायरेक्शन में होगा, और पॉइंट पी का टेंजेंट राइट साइड डायरेक्शन में होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू आर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, तो आर अल्फा का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो निकालना होगा हमें, तो टोटल एक्सेलरेशन राइट साइड डायरेक्शन में हो गया ए प्लस आर अल्फा, और टोटल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब इनको मिलाओगे और इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में अल्फा दिया नहीं है आपको, तो अल्फा को भी रिप्लेस करना पड़ेगा बाय द रिलेशन ए इक्वल टू आर अल्फा वाले से, तो जहां पर अल्फा अपीयर हो रहा है उसको रिप्लेस करेंगे, तो कुल मिलाकर के ये ए प्लस आर अल्फा को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए, बिकॉज ए इक्वल्स टू आर अल्फा। और अब जब नेट निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर के अकॉर्डिंग, तो स्क्वायर रूट ऑफ हॉरिजेंटल वेक्टर 2a का स्क्वायर और वर्टिकल वेक्टर v स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, ये कुल मिलाकर के ये एक्सेलरेशन बनेगी पॉइंट P के लिए। एक और एग्जांपल जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो पॉइंट लिया है वो सरकमफ्रेंस पर न लेकर के कहीं और ले लिया है। इसकी एक्सेलरेशन देखते हैं। पॉइंट P सरकमफ्रेंस पर नहीं है, प्रोसेस लेकिन तब भी वही होगा, सेम प्रोसेस होगा। पॉइंट P की एक्सेलरेशन जब दिखानी होगी तो प्रोसेस आप बिल्कुल सेम रखोगे। सबसे पहले ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन, तो ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन सेंटर वाले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, जिस तरफ सेंटर एक्सेलरेट कर रहा उसी तरफ ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन ए। दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले एक काम करना होगा, जिस पॉइंट की आपको एक्सेलरेशन निकालनी है उस पॉइंट से एक सर्किल को ड्रॉ करिए। पॉइंट P पर एक्सेलरेशन चाहिए तो पॉइंट P पर एक सर्किल को कंस्ट्रक्ट करो, तभी जाकर के उसका टेंजेंट और उसका रेडियस आप डिफाइन कर पाओगे। और पॉइंट P से जो सर्किल पास करेगा उस सर्किल के टेंजेंट की तरफ, उस सर्किल की टेंजेंट की तरफ आप दिखाओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू, जो कि r इंटू अल्फा होगी। बट अब इस क्वेश्चन में जो r लिखेंगे वो क्या होगा, r इंटू अल्फा के टाइम पर जो r होगा, r मतलब जिस पॉइंट का आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हो वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है। सेंटर से इसका डिस्टेंस दिया गया है हमें r/2, यानी कि ये लिखेंगे r/2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। और तीसरा एक्सेलरेशन दिखाएंगे यहाँ पर सेंट्रीपिटल, तो पॉइंट P की तीसरी एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल जो कि टुवर्ड्स सेंटर, सर्किल के सेंटर की तरफ तीसरी एक्सेलरेशन दिखाओगे ओमेगा स्क्वायर, और फिर से जो r लिखेंगे वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर यानी कि r/2 लिखेंगे। ये कुल मिलाकर के ये 3 एक्सेलरेशन हैं इसके पास। आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे ना, तीनों को वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। तो r/2 अल्फा को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें रिजॉल्व करके, हॉरिजेंटली राइट साइड को आप x एक्सिस मान लें और वर्टिकल साइड को y एक्सिस मान लें, तो r अल्फा/2 के कंपोनेंट्स करके जब उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा r अल्फा/2। एंगल का कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है, ये एंगल हॉरिजेंटल से 30 डिग्री, हाँ तो ये कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है। cos 30 डिग्री यानी √3/2 i कैप प्लस sin 30 डिग्री यानी 1/2 j कैप, ये बन जाएगा इसका r अल्फा/2 का वेक्टर फॉर्म। ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन ए को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये सीधा सीधा x एक्सिस पर है तो इसको सिर्फ ए आई कैप लिखोगे। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसका वेक्टर फॉर्म दिखेगा, मैग्नीट्यूड हो गया ओमेगा स्क्वायर r/2 और डायरेक्शन के हिसाब से इसके कंपोनेंट्स। तो
अलग से भी ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये जो ओमेगा स्क्वायर r/2 वाला वेक्टर आप देख रहे हो, लेकिन ये एंगल अपने आप निकालना है, एंगल हम दिखाएंगे नहीं कैसे हो रहा है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा और इस हिसाब से इसके कंपोनेंट्स कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना करके इसके कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं। तो cos 60 डिग्री बनेगा यानी 1/2 आई कैप, और sin 60 डिग्री वाला कंपोनेंट इसका नेगेटिव आई एक्सिस की तरफ -√3/2 इंटू जे कैप। तीनों को वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद अब फाइनली आप एक्सेलरेशन पॉइंट पी की निकालोगे। तो इन तीनों को तीनों वेक्टर्स ऐड करेंगे। तो तीनों से जो आई कैप के कोफिशिएंट्स हैं उन पर ध्यान देते हैं। तो आई कैप के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं √3r∝/4 पहले वाले वेक्टर में, प्लस a मिडिल वाले वेक्टर में, और प्लस ओमेगा स्क्वायर r/4 नीचे वाले वेक्टर में। ये टोटल इंटू आई कैप। ये हो गया इसके टोटल एक्सेलरेशन में आई कैप का पोर्शन, प्लस जे कैप के लिए तीनों वेक्टर फॉर्म्स के जे कैप वाले कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। r∝/4 फर्स्ट वेक्टर में, सेकंड वेक्टर ए आई कैप है उसमें 0 जे कैप लिखा जाएगा तो प्लस 0 हो गया वहां से, और तीसरे वाले वेक्टर में माइनस है तो ओमेगा स्क्वायर r इंटू √3 डिवाइडेड बाय 4 जे कैप के फॉर्म में। ये बन जाएगा पॉइंट पी की एक्सेलरेशन। और यहाँ पर ओमेगा को रिप्लेस करना होगा तुमको, बिकॉज क्वेश्चन में ओमेगा दिया नहीं है। तो ओमेगा को रिप्लेस करके v/R और अल्फा को रिप्लेस करेंगे a/R से, तब जाकर के ये पूरा आंसर बनेगा हमारा, ओमेगा और अल्फा को रिप्लेस करने के बाद। बोलो जी। ठीक है, बोले आगे बताएं। यस सर। याद रहेगा ये पॉइंट कि 3 एक्सेलरेशन दिखाने की आदत डालनी है, ट्रांसलेटरी, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल, डायरेक्शंस के हिसाब से उनके कंपोनेंट वगैरह करके और फिर वेक्टर से ऐड कर देना उसे। चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। अगली वर्किंग जो है ना, अब यहाँ पर न्यूटन लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सात्विक जस्ट अ मिनट। हाँ सात्विक, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। नाउ न्यूटन लॉ वाला वर्किंग, उसके पहले एक पॉइंट है ट्रेजेक्ट्री, इस पे ध्यान देना जरा। दो ट्रेजेक्ट्री देखेंगे, एक ट्रेजेक्ट्री आपको सेंटर का देखना है और एक किसी और पॉइंट का देखना है जो सरकमफ्रेंस के ऊपर है। इसमें व्हील के 5 मूवमेंट्स दिखाए गए हैं। जो ये मूवमेंट्स हैं बेसिकली π/2 ओमेगा का मतलब ये व्हील 90 डिग्री रोटेट हुआ है, π/ओमेगा का मतलब ये व्हील 180 डिग्री रोटेट हुआ है, 3π/2 ओमेगा का मतलब 270 डिग्री से रोटेट हुआ है, और फिर बाद में 360 डिग्री पूरा रोटेट कर गया। ये ऐसे याद करेंगे, मतलब 90 के रोटेशंस पे दिखाए गए हैं इसको। और हम लोगों ने व्हील के टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक पॉइंट पी को मार्क किया था। तो जब ये व्हील फॉरवर्ड आगे भी बढ़ रही है और साथ साथ रोटेट भी कर रही है, तो 90 डिग्री टर्न करने के बाद पॉइंट पी हॉरिजॉन्टली राइट साइड पर आ जाएगा। 180 डिग्री रोटेट करने के बाद पॉइंट पी बॉटम पर आ जाएगा। 270 डिग्री पर पॉइंट पी की लोकेशन और 360 डिग्री पर पॉइंट पी की लोकेशन। तो पॉइंट पी की लोकेशन 5 अलग अलग टाइम पर देखी जा रही है। जब वो टॉप पॉइंट पे था, जब वो 90 डिग्री रोटेट हुआ है, 180 डिग्री रोटेट किया, 270 और 370, और पांचों लोकेशंस को हम लोगों ने फ्री हैंड लाइन से, रेड कलर की लाइन से ज्वाइन किया। तो ये हम कह रहे हैं कि ये हमारी ट्रेजेक्ट्री है, दिस इज पाथ व्हिच इज फॉलोड बाय द पॉइंट पी। और ग्रीन कलर से यहाँ पर सेंटर का पाथ दिखाया जा रहा है, जबकि सेंटर बिल्कुल सीधे लाइन पे चल रहा है। पाथ ऑफ सेंटर वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है ग्राउंड के पैरेलल। So path of C is always parallel to the ground, straight line path। जबकि पॉइंट P जो सरकमफ्रेंस के ऊपर है उसकी ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसकी ट्रेजेक्टरी एक कॉम्प्लेक्स कर्व है, और इसको मैथमेटिक्स में एक नाम दिया जाता है इस कर्व को, जो कैटेनरी है क्या? साइक्लॉइड। साइक्लॉइड नाम देते हैं पॉइंट P की ट्रेजेक्टरी को। आप पॉइंट P नहीं किसी और पॉइंट की भी बात करेंगे ना। देखो अब एक तो पहले से डायग्राम बना है, एक डायग्राम आपके सामने दिखा रहे हैं। हम सेंटर के लेफ्ट साइड पर एक पॉइंट आर को मार्क कर रहे हैं, और आप मुझे बताना अगर ये चीज क्लॉकवाइज घूम रही है तो 90 डिग्री टर्न करने के बाद पॉइंट आर कहां पर होगा? पॉइंट आर जो सेंटर की बिल्कुल लेफ्ट साइड पर है, 90 डिग्री टर्न करने के बाद टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर 180 के बाद वो आर वाला पॉइंट राइट साइड आ चुका होगा, 270 के बाद वो बॉटम पर आ चुका होगा, और 360 के बाद वो जहां पर था वहीं पर आ गया होगा। अब आप इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करो।
तो पॉइंट आर की ट्रेजेक्टरी के लिए आर को अगर हम फ्री हैंड ड्राइंग बनाएं, आर के पाथ को कनेक्ट करें, कनेक्टिंग द डॉट्स जिसको कहा जाता है कि पॉइंट आर को अलग अलग लोकेशंस पर देख करके आप उनकी कनेक्शंस कर दें इस तरीके से। तो ये एक ट्रेजेक्टरी बनी आर की। ये ट्रेजेक्टरी ऑफ आर भी, ये भी हमारे लिए साइक्लॉइड ही कहलाएगा। सब साइक्लॉइड है। जितने भी पॉइंट सरकमफ्रेंस पर हैं वो एक साइक्लॉइडिकल पाथ पर है जो कि कर्व पाथ है, एक्सेप्ट सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट बिल्कुल लीनियरली आगे बढ़ रहा है, ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल चल रहा होगा वो, बिकॉज सेंटर पॉइंट का ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो हमेशा आर के इक्वल है। तो सेंटर जब हमेशा ग्राउंड से आर डिस्टेंस पर रहेगा तो ट्रेजेक्टरी ऑफ सेंटर कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन पाथ है। बाकी के पॉइंट्स का अगर आपसे पूछा जाए कि किस टाइप की ट्रेजेक्टरी बनती है तो आप आंसर दोगे कर्व, और नाम पूछा जाए कर्व का कौन सा है तो साइक्लॉइड। ये स्पेशल कर्व है अलग से। अब इस पर एक और डिस्कशन है हमारा। डिस्कशन ये है, बच्चा किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है उसको आप जरा, प्रियांश भाटिया म्यूट करो। अब हमारा टारगेट ये है यार कि जो पॉइंट पी ने ये डॉटेड रेड लाइन वाला कर्व फॉलो किया है, पॉइंट पी की ट्रेजेक्टरी ये डॉटेड रेड लाइन वाली कर्व है, तो इस कर्व की टोटल लेंथ कितनी होगी जिसको काइनेमेटिक्स में 8R आएगी। हाँ, जिसको डिस्टेंस कहा जाता है कि पॉइंट पी ने ये जो कर्व फॉलो किया है, मतलब हम पॉइंट पी की जगह पर हाईलाइटर दिखा रहे हैं, तो जिस तरीके से मेरा हाईलाइटर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा जब ये व्हील एक रोटेशन कंप्लीट कर चुका होगा, तो इस कर्व की लेंथ यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट पी ये निकालना है आपको। तो इसके लिए क्या किया है, दो टाइम कंसिडर किए हैं, एक टाइम 0 वाला और एक टाइम t वाला। टाइम t इक्वल टू 0 पर पॉइंट p बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर है। जब पॉइंट p टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तो इसकी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन होगा, यानी कि टोटल वेलोसिटी पॉइंट p की हो जाएगी vcm प्लस r ओमेगा। कलर कॉम्बिनेशन हमने जो यूज किया है डायग्राम की क्लैरिटी के लिए है, पर्पल कलर से हमने ट्रांसलेटरी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है और ग्रीन कलर से हमने रोटेशन वाली वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो सारे डायग्राम्स में सेम कलर कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है हमने। पॉइंट पी पर ट्रांसलेशन की वेलोसिटी भी राइट साइड, रोटेशन की वेलोसिटी भी राइट साइड, सो टोटल वेलोसिटी हो गई vc प्लस r ओमेगा। टी टाइम के बाद जब ये व्हील फॉरवर्ड मूव कर चुका होगा, साथ में स्पिन कर चुका होगा, रोटेट कर चुका होगा, तो पॉइंट पी टॉप पॉइंट की जगह पर किसी और जगह पर है, डेल्टा थीटा एंगल रोटेट कर चुका है वो। क्योंकि रोटेशन वाली वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ दिखानी होती है, तो पॉइंट पी का जो टेंजेंट होगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ बनेगा, हॉरिजॉन्टल से नीचे हो जाएगा वो टेंजेंट वाली डायरेक्शन, और टेंजेंट की डायरेक्शन में ही रोटेशन वाली वेलोसिटी आर ओमेगा दिखाएंगे। ट्रांसलेटरी वेलोसिटी अभी भी ग्राउंड के पैरेलल होगी, वी सेंटर ऑफ मास जिसको दिखा रहे हो। तो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी का तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, लेकिन व्हील के रोटेट करने की वजह से, पॉइंट पी के लोकेशन चेंज होने की वजह से टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज हुई है, यानी टेंजेंट वाली वेलोसिटी जिसको आर ओमेगा बोलते हो वो चेंज हो गया है। तो अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि पॉइंट पी की टोटल वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं एट द टाइम ऑफ टी टाइम पर पॉइंट पी की टोटल वेलोसिटी। ट्रांसलेटरी वेलोसिटी राइट साइड पर, टेंजेंशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड साइड पर। ये एंगल जरा आप कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा। तो अब जब रिजल्टेंट निकालेंगे यहाँ पर तो नेट वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम निकालना होगा आपको, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जब ये रिजल्टेंट आएगा तो यहाँ लिखा जाएगा vc स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस ट्वाइस vc मल्टीप्लाइड बाय आर ओमेगा, और एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज कॉस ऑफ डेल्टा। cos delta theta। हाँ, अब सुनना, सिंस vc इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो प्योर रोल की बात कर रहे हैं अब क्या? प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग ही है, मतलब हम लोग बता रहे हैं जब तक कुछ मेंशन नहीं करेंगे आप प्योर रोलिंग ही मानेंगे इसको। तो vc इक्वल टू आर ओमेगा। उसके अलावा ओमेगा की जो डेफिनेशन है वो कहती है डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा की डेफिनेशन। तो हम डी थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी भी कर सकते हैं, और डी टी की जगह डेल्टा के फॉर्म में लिख दें इसको, तो डेल्टा थीटा को आप कह सकते हो कि ये ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। चाहे तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख ले, चाहे डेल्टा के फॉर्म में लिख ले।
तो हमारा क्या रिजल्ट बनेगा, सुनो, ये जो वीपी है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वीपी की वैल्यू बनेगी यहाँ पर, स्क्वायर रूट के अंदर चले जाए, वीसी स्क्वायर, जहां पर आर ओमेगा है उसको भी वीसी लिख देते हैं, आर ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हो वीसी से, और यहाँ पर बन जाएगा हमारे लिए कॉस ऑफ डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा को हम लिख देंगे ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टाइम, सॉरी ओमेगा इंटू टी, क्योंकि टाइम हम लोगों ने टी कंसिडर कर रखा है, 0 से टी का टाइम लिया हुआ है तो टी से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे इसके अंदर यार, इसमें से वीसी कॉमन ले लेंगे तो ये 1 + 1 यहाँ 2 का फैक्टर प्लस 2, और यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगाने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें ये कहा रहता है कि cos ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, शायद आप लोग जानते भी होंगे इसको, आइडिया है इस इक्वेशन का, 2 cos स्क्वायर यस सर। यस सर। यस सर। -1, तो इससे रिप्लेस करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, थोड़ी मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा और कुछ कैंसिल वेंसिल करके स्क्वायर रूट जब ले लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 2VC मल्टीप्लाइड बाय cos ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2। ये पॉइंट P की वेलोसिटी आ गई है एट अ टाइम t, टाइम t पर पॉइंट P के पास इतनी स्पीड है, स्पीड आ गई पॉइंट P की, पॉइंट P की स्पीड किसी भी टाइम t पर इतनी होगी। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको बेसिकली पता है कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो, तो हम डिस्टेंस को निकालने का बहुत बेसिक फॉर्मूला क्लास 9th 8th से पढ़ते आ रहे हो, जिसमें आप कहते हो कि इट इज द स्पीड यानी कि v और मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, लेकिन ये तब लगाते हो जब स्पीड कांस्टेंट है, और अगर स्पीड कांस्टेंट ना होकर के वेरिएबल है, कहीं पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्पीड आ रही है, तब भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, बट थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, स्पीड और टाइम को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की बजाय स्पीड को डिफरेंशियल टाइम dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देते हैं इसे। तो यहाँ पर वेरिएबल स्पीड ही है, इस वजह से हम जब डिस्टेंस कैलकुलेट करने जाएंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के इनसाइड स्पीड का फंक्शन रखेंगे, यानी कि 2VC cos ओमेगा t बाई 2 और dt, 0 से कितने टाइम तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो 2 पाई बाय ओमेगा, हाँ टाइम यहाँ लिखा है ड्यूरिंग 1 टर्न, अब एक टर्न कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो डेल्टा थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी है अगर, और एक टर्न का मतलब 2 पाई का एंगल, तो एंगल 2 पाई हो गया डेल्टा थीटा की वैल्यू इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टी, यानी कि टाइम की वैल्यू बनेगी 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा फॉर 1 कंप्लीट टर्न। अब इसके आगे जो मैथमेटिक्स है ना, उस पर हम नहीं एंटर करने जा रहे हैं, क्योंकि 2VC बाहर हो जाएगा इसमें से, इंटीग्रेशन करना होगा 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक cos ओमेगा t बाई 2 इंटू डी को। स्टेप्स मैं लिख दे रहा हूँ, स्टेप जरूर लिखेंगे कि कहाँ से आ रहा है ये चीज, लेकिन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं बताएंगे कैसे हुआ ये, जिन लोगों को याद होगा वो कर सकते हैं इसका। तो इसके बाद पूरा रिजल्ट जो बनेगा, मतलब सब कुछ इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल आंसर जो बनेगा आपका, वो बनेगा इक्वल टू 8 इंटू आर, और ये तब बनेगा जब यहाँ पर जो VC आ रहा है ना, इस VC को आप फिर से रिप्लेस करना, फाइनल जब रिजल्ट आ जाए तो इसको रिप्लेस कर देना ओमेगा इंटू आर से, तो अल्टीमेटली जो आंसर बनेगा वो बनेगा 8 इंटू आर का। इंटीग्रेशन नहीं कराएंगे, रीजन उसका मेरा क्लियर है कि इंटीग्रेशन के लिए अपनी मेहनत खुद करो, सर्च करो फॉर्मूला कौन सा है इसके लिए, और अपने आप देखो, फॉर्मूला सर्च करने के बहाने कम से कम आपको कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद हो जाएगा। डिस्टेंस 8r की, और सेंटर ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय द 2 सेंटर। पाई आर। हाँ, तो ये कल भी डिस्कस हुआ था कि प्योर रोलिंग का मतलब ये होता है कि जितना लीनियर डिस्टेंस सेंटर ट्रेवल करे, प्योर रोलिंग की डेफिनेशन यही थी कि जितना लीनियर डिस्टेंस सेंटर मूव करे उतना ही कोई पॉइंट अलोंग द सर्कमफ्रेंस चले। तो एक कंप्लीट टर्न होने पर ये पॉइंट P अपनी सर्कमफ्रेंस के अलोंग ये 2 पाई r का डिस्टेंस पूरा कर लेगा अगर एक कंप्लीट रोटेशन हो जाए तो। और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की जो डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी पॉइंट अपनी सर्कमफ्रेंस पर जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उतनी ही डिस्टेंस सेंटर ऑफ द व्हील फॉरवर्ड चला जाएगा।
यानी कि सेंटर ने एक रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर किया होगा ग्रीन लाइन से जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, ये चीज 2 पाई आर के बराबर होगी। मतलब लेंथ ऑफ दिस ग्रीन लाइन इज 2 पाई आर एंड लेंथ ऑफ दिस डॉटेड रेड लाइन की टोटल लेंथ यहां से यहां तक की, ये टोटल लेंथ हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करी है, इक्वल टू 8 आर के बराबर। तो यही डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो सेंटर है वो एक रोटेशन कंप्लीट होने पर सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस आपको मिलेगा, सेंटर टू सेंटर, ये डिस्टेंस आपको मिलेगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय आर के बराबर। लेकिन ये जो रेड कर्व की लेंथ है, रेड कर्व, इसकी जो लेंथ है, यही चीज पीछे कैलकुलेट करके निकाली गई है 8 इंटू आर के बराबर। टोटल लेंथ ऑफ दिस रेड कर्व विल बी 8 इंटू आर, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन। अब इसमें क्या डाउट है वो पूछो, आप पूछिए भाई, जिस स्टेप पर कुछ पूछना है पूछिए। डायग्राम के कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है, कलर कॉम्बिनेशन सिर्फ आपको डायग्राम क्लियरली समझाने के लिए यूज किए गए हैं। ग्रीन कलर से हमने सर एक बार एक्सिस में सर ये जो आपने डिस्टेंस इक्वल टू इंटीग्रेट वी dt लिखा है, मतलब बता दीजिए एक और बार। नहीं, ये तो बच्चा एक कंसेप्ट ही है, तो आपने देखो इसमें दिक्कत हो रही है, इसका मतलब हम समझ गए, काइनेमेटिक्स पोर्शन हमारा अब वीक होता चला गया। काइनेमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया था v इक्वल टू ds बाई dt करके, अगर हम काइनेमेटिक्स को याद करें। यस सर। तो ये वही इक्वेशन लिखी जा रही है, dt को उस तरफ ले गए और ds बराबर v dt करके, और इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया है, तो ds की जगह तो हमारा s यानी डिस्टेंस आ जाएगा, और दूसरा हमने इंटीग्रेशन लगाया v dt। तो यहाँ पर v का मतलब होगा जिस पॉइंट के लिए आपको डिस्टेंस निकालनी है उस पॉइंट की स्पीड। तो हमें पॉइंट P की डिस्टेंस निकालनी थी ना, कि पॉइंट P कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमने पहले क्या किया, पॉइंट P की स्पीड को कैलकुलेट किया t टाइम के ऊपर, क्योंकि t टाइम के ऊपर पॉइंट P की ट्रांसलेटरी वेलोसिटी और पॉइंट P की रोटेशनल वेलोसिटी सेम डायरेक्शंस में नहीं है। तो अलग अलग डायरेक्शंस के होने की वजह से पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हुए पहले हमने टाइम t पर पॉइंट P की वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली कि पॉइंट P की वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, और जब टाइम के साथ रिलेशन आ गया तो ये जो काइनेमेटिक्स वाले कंसेप्ट्स हैं इनके थ्रू हमने उस पॉइंट P का डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, जिसके अंदर मैं फिर बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन का स्टेप मैंने स्किप किया हुआ है, इंटेंशनली स्किप किया हुआ है, आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है कि इंटीग्रेशन कैसे होगी और कैसे, मतलब 8R कैसे आया ये खुद अपने आप करो जरा, आएगा 8R ये कन्फर्म है। सर यहाँ पे ये जानना चाह रहे थे, यहाँ पे वेक्टर को इंटीग्रेट किया गया है v की जगह। नहीं, स्पीड बोल रहा हूँ, स्पीड मतलब उसके मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना यार आप, स्क्वायर रूट ऑफ सर इसलिए सर डिस्टेंस भी निकाल रहा है हमने, डिस्टेंस। हाँ सर वही थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि सर अगर वेक्टर को किया होगा तब तो फिर डिस्प्लेसमेंट आएगा। वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर को इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट करते हो अगर तो डिस्टेंस मिलता है। ओके सर, यही डाउट था, समझ गए। और कोई डाउट किसी का? देखो हेजिटेट ना करो, फिर बोल रहा हूँ बच्चा, और ये सोचो कोई दूसरा पूछ लेगा या मेरे डाउट कोई और पूछ ले तो नहीं हो पाएगा, फिर जो पूछेगा उसी का सिलेक्शन भी होना है। फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, न्यूटन लॉ की वर्किंग में आ जाओ। अब इसके क्वेश्चन जरा ध्यान से करने होते हैं, ये सबसे डेंजरस पार्ट है, न्यूटन लॉ वैसे भी टफ हो जाता है। तो देखिए ये जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं, पहली बात जनरल प्लेन मोशन की, मतलब ऐसा कोई भी मोशन जिसके अंदर कॉम्बिनेशन हो ट्रांसलेटरी मोशन का और रोटेशनल का। तो इसमें क्या क्या है आपको स्टेप बताए गए हैं, आपके स्टेप्स कौन कौन से होंगे, अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे तो आपको समझ में भी आएगा। पहला स्टेप, सबसे पहले जैसे न्यूटन लॉ का क्वेश्चन है तो फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाओगे ही बनाओगे, लेकिन यहाँ के फ्री बॉडी डायग्राम में और पहले के फ्री बॉडी डायग्राम में एक डिफरेंस आने वाला है। अब जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे वो एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर ही बनाना है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को डू नॉट कंसीडर द ऑब्जेक्ट एज अ पार्टिकल। जो हम लोग पहले के न्यूटन लॉ में करते थे कि ऑब्जेक्ट को पार्टिकल मान लेते थे और एक ही पॉइंट पर सारे फोर्सेस दिखाते थे, ये काम अब नहीं करना है।
जो फोर्स जहां पर है वहीं पर दिखाइए। अगर कोई फोर्स सेंटर पे है तो सेंटर पे दिखाओ, कोई फोर्स टॉप पॉइंट पर है तो टॉप पॉइंट पर दिखाओ, कोई बॉटम पॉइंट पर फोर्स है तो बॉटम पॉइंट पर दिखाओ। पहले के फ्री बॉडी डायग्राम में और अब के फ्री बॉडी डायग्राम में एक डिफरेंस आ जाएगा। दैट मीन्स शो ऑल द फोर्सेस, पहले किया था, मतलब डू नॉट कंसिडर ऑब्जेक्ट एज पार्टिकल एंड शो ऑल द फोर्सेस एट वन पॉइंट। ये चीज पहले करते थे आप चैप्टर 2 में, पहले वाला मतलब पुराना वाला न्यूटन लॉ जो पढ़ते थे। अब नहीं, अब क्या करना है, आपको फोर्सेस को उनकी उनकी अपनी अपनी लोकेशंस पे ही दिखाना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल को चेक करता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स और उनसे जो टॉर्क आएंगे, इनको देख करके आपको ट्रेजेक्ट्री ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसके लिए तुम्हें यू हैव टू मेक एन ऑब्जर्वेशन। मतलब ये गेस करना होता है फोर्सेस को देख करके कि सेंटर ऑफ मास वर्टिकल मोशन करेगा, सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा, या फिर किसी एंगल पर मूव करेगा। ये सब ऑब्जर्व करना होता है, नॉन मैथमेटिकल स्टेप कह सकते हो इसको। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करने जा रही। और ऐसे ही तुमको ये भी पता लगाना पड़ेगा कि बॉडी क्लॉकवाइज एक्सेलरेट होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज एक्सेलरेट होगी। मतलब ये ऑब्जर्व करना होता है फोर्स और टॉर्क को देख करके। और जब ये ऑब्जर्वेशन आपकी हो जाए, ये समझ आ जाए कि ये बॉडी किधर मोशन करेगी, किधर की तरफ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा सेकंड स्टेप पर, तो तीसरे स्टेप पर जाकर के ये दो इक्वेशंस बनानी है तुम्हें। एक, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एक सम ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल टू आई इनटू अल्फा। टॉर्क कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तीन स्टेप्स हैं, अगर ये तीन स्टेप सिंसियरली फॉलो करोगे फिर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते हैं। ओवर स्टेपिंग मैंने हमेशा मना की हुई है। पहले स्टेप पर जो बेसिक है, फोर्सेस को दिखाना है। दूसरे स्टेप पर फोर्सेस की डायरेक्शंस और उनकी वजह से आने वाले टॉर्क को एनालाइज करते हुए ये चेक करोगे, ये ऑब्जर्व करोगे कि बॉडी का मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो सकता है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेप आपका फॉलो होगा, जिसमें सिग्मा एफ इक्वल टू मास इंटू ए सी एम और टोटल टॉर्क बराबर आई इंटू एल्फा, जिसमें जो टॉर्क है वो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पर calculation of torque is about an axis perpendicular to plane of object and passing through the center of mass. Very crucial step, take care. यहाँ पर गलती कर जाओगे अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की, क्वेश्चन बिगड़ जाएगा पूरा मेरा। इस तीन स्टेप में से कोई भी स्टेप अगर आपने गलत किया तो ये जनरल प्लेन मोशन के क्वेश्चंस फिर नहीं होने वाले। माइंड में रखना तीन स्टेप, फ्री बॉडी डायग्राम नंबर 1, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सेलरेशंस, और तीसरा इक्वेशंस। थर्ड नंबर पे इक्वेशंस आएगी। और टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा जब भी निकालेंगे तो टॉर्क का कैलकुलेशन करना होगा बॉडी की सेंटर ऑफ मास के अबाउट। यहां पर स्पेसिफिकली सेंटर ऑफ मास कह रहा हूं मैं, स्पेसिफिकली सेंटर ऑफ मास, इट इज नॉट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। सेंटर ऑफ मास मींस सेंटर ऑफ मास। यहां पर ज्योमेट्रिकल सेंटर का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल दिखाते हैं इसका। और ये चौथे, अभी ये 2 पॉइंट्स फिलहाल तो यूज नहीं आने वाले, ठीक है ना। ये तो 2 पॉइंट्स ये कह रहे हैं, जैसे कि अगर आपसे कहा है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो इससे भी आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, एक इक्वेशन इससे मिल जाएगी v इक्वल टू आर ओमेगा वाली। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर नीड पड़े, आपको जरूरत पड़े, तो इस टाइप की इक्वेशंस बना सकते हो जो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस होती हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा। और पांचवा पॉइंट आपको माइंड में ये रखना है हमेशा क्वेश्चन करते वक्त कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का न्यूमेरिकल अगर कभी भी कर रहे हो, सो कीप इन माइंड दैट द फ्रिक्शन इन्वॉल्व्ड इज स्टैटिक। पहले भी बोल चुका हूँ कल वाली क्लास में भी और आज फिर कह रहा हूँ, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में अगर क्वेश्चन के अंदर फ्रिक्शन दे रहे हैं तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और कैन नॉट बी रिटन एज म्यू एस इनटू एन until the problem has sufficient information to declare friction is acting at the maximum value। जब तक क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना कहा जाए कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, तब तक आप फ्रिक्शन को म्यू एस इंटू एन के बराबर नहीं लिखोगे। उसको हम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से पहले ये पांचों पॉइंट्स अच्छी तरीके से पढ़ करके दिमाग में बिठा लेना और उसके बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, अदरवाइज फिर मिस्टेक होनी है। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं,
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रीली प्लेस्ड थिन रॉड है स्मूथ सरफेस पे, और इसको हम लोग एक फोर्स लगा करके जस्ट पुश कर रहे हैं इसको, और वो फोर्स हमने सेंटर पे लगाई है, इसकी फोर्स लगाई है इसके सेंटर पे। सर परपेंडिकुलर है। हाँ, डायग्राम देखो आप, ये ए बी रॉड है और उसके 90 डिग्री एंगल पर ये फोर्स लगा रहे हैं, परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगाइए। अब सुनिएगा, इतना तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अलावा और कोई फोर्स होगा नहीं, और अगर होंगे भी बाकी सारे फोर्स तो वो वर्टिकल डायरेक्शंस में होंगे, नॉर्मल और एमजी। तो पहला स्टेप इसमें ऑटोमेटिकली बना हुआ है, फ्री बॉडी डायग्राम का स्टेप पहले से ही बना हुआ है। दूसरा स्टेप जो मैंने आपसे कहा था वो था कि ऑब्जर्व करिए इसके मोशन की डायरेक्शंस को, और इतना तो आप खुद भी अंदाजा लगाओगे ना कि एक रॉड को अगर आप पुश करोगे तो वो किस तरफ जाएगा। आपको ए और अल्फा की डायरेक्शन जरा ऑब्जर्व करके बताओ। अगर हम फोर्स लगा रहे तो ये बॉडी किस तरफ मोशन करेगी। हम एक काम करते हैं, एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आप बताओ, फोर्स को देख करके बताओ कि ये बॉडी एक्स एक्सिस की तरफ। सर एक्स एक्सिस। इसका मतलब ए जो होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा। ये ऑब्जर्वेशंस हैं। और अल्फा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? तो जीरो होगा सर, कुछ कह नहीं। हाँ, तो अल्फा के लिए आप एक काम करो, जरा ये बताओ टॉर्क अबाउट सेंटर क्या होगा इस क्वेश्चन में। टॉर्क अबाउट सेंटर जीरो। टॉर्क अबाउट सेंटर, तो फोर्स अगर आपने सेंटर पे ही लगा रखा है, फोर्स को सेंटर पे ही लगा रखा है, और टॉर्क फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर्स में, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब फोर्स भी सेंटर पे है और टॉर्क भी आप सेंटर के अबाउट निकाल रहे हो, तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, टॉर्क अबाउट सेंटर जीरो, यानी कि अल्फा यहाँ पर आएगा ही नहीं। सर सेंटर से हमारा मतलब सेंटर ऑफ मास है ना? यहाँ पर सेंटर और सेंटर ऑफ मास सेम चीज है, क्योंकि ना हाँ, यहाँ पर फर्क नहीं है। जो सेंटर है वही हमारा सेंटर ऑफ मास भी है। तो इस क्वेश्चन में अल्फा नहीं आएगा, सिर्फ एक्सेलरेशन आएगा। और हमने बिना किसी डाउट के इस कंसेप्ट का यूज किया कि टोटल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू ए सेंटर ऑफ मास, सीधा सीधा। और टोटल फोर्स में एक ही फोर्स लगी हुई है, सिंगल फोर्स है इसमें। तो सिंपली एफ इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, यानी कि सेंटर का एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से एफ अपॉन एम। और किस टाइप का मोशन होगा यार अगर अल्फा जीरो आ रहा है इसमें, मतलब बॉडी का ट्रांसलेटरी। यानी ये बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट करेगी, ओनली ट्रांसलेशन। बहुत बेसिक एग्जांपल है। अब अगर इसको सेंटर की बजाय किसी और पॉइंट पर पुश करें, मान लो फॉर एग्जांपल टॉप पॉइंट पर, तो अब देखो अगर आप इस बॉडी को टॉप पॉइंट पर पुश कर रहे हो तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताना क्या होगा, किस तरफ होगा। यहाँ पर भी फोर्स की डायरेक्शन देख के बताओ, फोर्स की जो डायरेक्शन है उससे देख करके बताओ कि एक्सेलरेशन इसकी एक्स एक्सिस पर जाएगी या वाई एक्सिस पर जाएगी। एक्स एक्सिस। अल्फा की डायरेक्शन, उसके लिए अल्फा की डायरेक्शन देखने के लिए सेंटर के अबाउट टॉर्क देखो। सेंटर के अबाउट ये फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क देगा या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। और रॉड का एग्जांपल तो आप अपने घर पे भी कर सकते हो। पेन रख लो और हाँ, पेन रख करके पेन के ऊपर वाले पॉइंट को पुश करके देख लो कि ये क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, अपने आप समझ में आ जाएगा। किधर आ रहा है ये? क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ये मेरा दूसरा स्टेप है जहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बॉडी का मोशन कैसा होगा। और तीसरे स्टेप पर इक्वेशंस, जो यहाँ पर अभी फिलहाल बहुत सिंपल इक्वेशंस बन रही है क्योंकि सिंगल फोर्स का मैंने न्यूमेरिकल बनाया है। तो दैट सिंगल फोर्स एफ बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और दूसरी इक्वेशन टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। और टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जो फोर्स हमने पॉइंट ए पर लगाया है, इस फोर्स की लाइन का सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा यार। सेंटर से ये फोर्स कितनी दूर है, मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L/2। ठीक है भैया, F इंटू L/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो एक्सिस इसके सेंटर से पास होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करो रॉड के केस में, इंटू अल्फा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो हाँ जी बताओ।
तो बस वो टॉर्क में हम लोग ग्रेविटी और नॉर्मल का इसलिए नहीं इंक्लूड कर रहे ना, सेंटर से क्योंकि जाएगा। हाँ सेंटर से जाएगा। और वैसे भी देखो ये टेबल हॉरिजॉन्टल है, आपने देखा नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल टेबल पर जब मोशन होती है तो वर्टिकल फोर्सेस से कोई मतलब नहीं होगा हमें, ठीक है ना। जी सर। इसका एक बहुत सीधा सा एग्जांपल है, आप पेन को अपने टेबल पर रख दो तो क्या अपने आप मोशन में चला जाएगा वो, जब तक आप उसको टेबल के अलोंग फोर्स न लगाइए। तो इसका मतलब टेबल पर अगर पेन रखा है तो ग्रेविटी और नॉर्मल पहले से ही एक दूसरे को बैलेंस करे बैठे हैं। अब आप जब अलग से कोई फोर्स लगाओगे पेन के ऊपर तभी उसका मोशन होगा। बच्चा लोग क्लियर है ये चीज, बताओ। यस सर। जी सर। ओके, तो सेंटर का एक्सेलरेशन F/m राइट साइड। एक और मैंने एग्जांपल दिया है, बॉटम एंड को पुश कर रहे हैं। अब बताओ इसका ट्रांसलेटरी मोशन किधर होगा, मतलब ए किस तरफ आएगा, सर एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस। और अल्फा चेक करो टॉर्क से, सेंटर के अबाउट टॉर्क। पेन रख करके देखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप भी फॉर्मूले को मत करो, आप एक पेन रखो और पेन के नीचे वाले पॉइंट को राइट साइड पुश करके देखो कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, अपने आप समझ में आएगा। तो सेंटर, इसका मतलब अल्फा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है और एक्सेलरेशन राइट साइड है। तो ये ऑब्जर्व हो गया। इसके बाद इक्वेशंस पे आ जाओ। इक्वेशंस में F इक्वल टू मास इंटू सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, तो यहाँ से हमें सेंटर ऑफ मास की एक एक्सेलरेशन मिल जाएगी जो कि F डिवाइडेड बाई m हो गई। और दूसरी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन, जिसमें टॉर्क भी सेंटर के अबाउट, टॉर्क इक्वल टू वाई अल्फा, जिसमें टॉर्क सेंटर के अबाउट निकालेंगे तो टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर L/2, अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 इनटू अल्फा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू 6F/ml। तो इन तीनों से देखो क्या फर्क आया यार, हमने अलग अलग लोकेशंस पर फोर्स लगाई है। पहली बार फोर्स सेंटर पे लगाई, अगले एग्जांपल में फोर्स टॉप पॉइंट पर लगाई, अगले एग्जांपल में फोर्स बॉटम पॉइंट पर लगाई। अब हम तीनों आंसर्स को एक बार देखें। पहले वाले केस में सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन की वैल्यू AC इक्वल्स टू F/m। दूसरे वाले केस में सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन की वैल्यू F/m और डायरेक्शन राइट साइड ही है। तीसरे वाले में सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन F/m, इसका भी डायरेक्शन राइट साइड है। तो क्या एक पहला कंक्लूजन ये निकाल दें कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स की लोकेशन कुछ भी हो, चाहे आप फोर्स ऑब्जेक्ट के सेंटर से लगाओ, ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से लगाओ, ऑब्जेक्ट के बॉटम पॉइंट से लगाओ, irrespective of location of the force, acceleration produced in the center of mass in all cases will be identical and equal. यस सर। सही स्टेटमेंट है ये? यस सर। That in all the three cases we are getting the same value of acceleration for the center of mass, and not only the value, even the directions. In all the three cases, center of mass is accelerated by F/m towards the right side in all the three cases. But alpha, first case alpha is 0, second case alpha is clockwise, third case alpha is anti-clockwise. So location of force से क्या basically change आ रहे? फोर्स की लोकेशन बदलने से वेरिएशन किस क्वांटिटी में आ रही है हमारे पास? अल्फा में। अल्फा मतलब हाँ, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, यही इसका लर्निंग ऑब्जेक्ट। एंगुलर एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट में कितनी एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी ये डिपेंड करता है कि आप फोर्स ऑब्जेक्ट पर कहां लगा रहे हो, उसकी क्या लोकेशन है। ऑब्जेक्ट पर फोर्स कहां लगा रहे हो, इससे उसके सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑब्जेक्ट के अलग अलग पॉइंट्स पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो इससे बॉडी के रोटेट करने की डायरेक्शन, बॉडी के रोटेट करने का एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने में टॉर्क इन्वॉल्व है और टॉर्क को कैलकुलेट करने में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन्वॉल्व है। तो अलग अलग लोकेशंस पर फोर्स लगाएंगे तो सेंटर से उसका डिस्टेंस अलग अलग होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग होने से डिफरेंट टॉर्क आएंगी, डिफरेंट टॉर्क की वजह से डिफरेंट एंगुलर एक्सेलरेशंस आएंगी। और सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही अलग नहीं आएंगी, डायरेक्शंस में भी अलग आ जाएंगी। कहीं पर हो सकता है कि फोर्स के हिसाब से क्लॉकवाइज अल्फा आ रहा हो, कहीं पर हो सकता है कि फोर्स के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज अल्फा आ रहा हो, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई अल्फा आ ही ना रहा हो।
यानी कि अल्फा की जो डायरेक्शन बनेगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप फोर्स बॉडी की सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड पर लगा रहे हो या बॉडी की सेंटर ऑफ मास के राइट साइड पर लगा रहे हो। सेंटर ऑफ मास के कौन से साइड पर फोर्स लगी हुई है ये डिसाइड करेगा रोटेट करने की डायरेक्शंस को, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज को। और सेंटर से कितनी दूर फोर्स लगा रहे हो ये डिसाइड करेगा अमाउंट ऑफ अल्फा को। सेंटर से जितनी ज्यादा डिस्टेंस पर फोर्स लगाएंगे टॉर्क उतना ज्यादा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी हमें। ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन का फोर्स की लोकेशंस के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्स आप बॉडी की सेंटर पे लगा लो, ए पे लगा लो, बी पे लगा लो या और किसी आर्बिट्री पॉइंट पे लगा लो, तब भी बॉडी में उतना ही ट्रांसलेशन आएगा जितना बाकी केसेस में आ रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आगे हम बच्चा एक मिनट कंप्लीट हो जाए। ये जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ ये यहाँ पर डायनेमिक्स को समझने में तुम्हें हेल्प करेगा और आगे कोलिजन, इंपल्स, इन सब को समझने में हेल्प करेगा आपको। ये स्टेटमेंट बड़ा छोटा स्टेटमेंट सुनने में लगता है या हो सकता है कुछ लोग को ये ऑब्वियस स्टेटमेंट लगे कि इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, बट यही इसका मेन पॉइंट है, मेन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट यही है इसका कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली प्लेस्ड है, फ्रीली प्लेस्ड का मतलब उसमें कोई क्लैंपिंग नहीं होनी चाहिए, फ्रीली प्लेस्ड का मतलब कोई हिंज नहीं होना चाहिए, कोई क्लैंप नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगाओगे तो पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फोर्स आपने उसके सेंटर ऑफ मास पर लगाई है या फिर सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पॉइंट पर लगाई है, और अगर किसी और पॉइंट पर लगाई है तो वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लेफ्ट है या राइट है। तब जाकर के डिसाइड होगा उसके रोटेशनल मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगी। अब पूछे क्या पूछ रहे थे आप? सर आपकी बार बार वॉइस चली जा रही है। फिर बोल देंगे अभी तो कई बार बोलेंगे, और इसलिए मैं ऑलरेडी प्रिकॉशनरी में ये सारे पॉइंट्स लिख चुका हूं, मैं पहले भी लिख चुका हूं, ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रिकॉशनरी में पहले भी, बिकॉज लेक्चर में मैं कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाह रहा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ फोर्स। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और इसी वजह से मैंने ये कहा था कि जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फोर्स की एग्जैक्ट लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, फोर्स की एक्चुअल लोकेशन ही मैटर कर जाती है, बिकॉज लोकेशन अगर आपने गलत दिखा दी फोर्स की तो अल्फा गलत आ जाएगा फिर। तो जिस जगह पर फोर्स है फ्री बॉडी डायग्राम में उसी जगह पे दिखाइए, अपने हिसाब से फोर्स की लोकेशन चेंज ना करें। और एग्जांपल दिखाते हैं, ये तो रॉड का एग्जांपल दिखाया मैंने, एग्जांपल ऑफ रॉड दिखाया। अब मान लो अगर मैं यहीं पर अगर मैं ज्यादा फोर्स लगा दूं, मतलब बॉडी पर डबल फोर्सेस लगाऊं फॉर एग्जांपल, अब मैं टेबल नहीं बना रहा हूं, यहाँ पर टेबल ड्रॉ नहीं कर रहे, बट अब आप इमेजिन करना है। सपोज करो एक फोर्स मैंने बॉडी के टॉप पॉइंट पर लगाई, एक फोर्स बॉडी की टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगाई और एक फोर्स किसी जनरलाइज पॉइंट पर लेफ्ट साइड डायरेक्शन में लगा दी। दो फोर्सेस इस बॉडी पर लगाई। फॉर एग्जांपल एक F1 मैग्नीट्यूड है और एक F2 मैग्नीट्यूड है, और ये दे रखा है आपको कि F2 इज मोर देन F1, ये गिवन है। और जो F2 वाली फोर्स है उसका डिस्टेंस सेंटर से जो दिया जा रहा है आपको वो B है, और F1 वाले का डिस्टेंस सेंटर से जो है वो ऑब्वियसली हाफ लेंथ L/2 के बराबर होगा, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ रॉड L है, मतलब मास M और लेंथ L की एक रॉड है ये। तो अब आप बताओ इसका ट्रांसलेशन राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा? लेफ्ट साइड। ट्रांसलेशन करेगा सर, किस पे करेगा? ट्रांसलेशन में बच्चा तो ट्रांसलेशन लेफ्ट साइड पे, ट्रांसलेशन में तो सिर्फ फोर्स देखेंगे ना, फोर्स तो दे ही रखा कि F2 बड़ा है। ओके सर, कंफ्यूज सर, मैंने और ट्रांसलेशन नहीं सुना था, रोटेशन ट्रांसलेशन तो लेफ्ट साइड ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो डिपेंड करेगा सर, वो डिपेंड करेगा किसका टॉर्क बड़ा है। हाँ, तो टॉर्क बाय F2 अबाउट सेंटर, जिनको ना समझ में आए वो पेन के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहिए, पेन रख करके फोर्सेस लगा के देख लो, चक्कर में नहीं फंसना कहीं। F2 की टॉर्क सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? टॉर्क बाय F2 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और टॉर्क बाय F1 निकालेंगे अगर सेंटर के अबाउट, अब बताओ इसमें से बड़ा टॉर्क कौन सा है?
सर एंटी क्लॉकवाइज वाला कैसे पता आपको? तो डिपेंड करता है फोर्स v की की वैल्यू नहीं पता है सर तो सर अभी कुछ सर कह नहीं कुछ कह नहीं कैसे सकते। पता? भाई F2 का टॉर्क अगर आप मैग्नीट्यूड में देखोगे, मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये F2 इंटू डिस्टेंस वो b है, और F1 के टॉर्क में F1 इंटू L/2 है। अब F2 की वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू ज्यादा है, लेकिन आपको कैसे पता कि b और L/2 में से क्या बड़ा है? इनफैक्ट L/2 ज्यादा ही है, b से तो ज्यादा ही है ना। तो एक में फोर्स ज्यादा है, एक में डिस्टेंस ज्यादा है, तो हमें ये तो पता नहीं कि कौन सा टॉर्क ज्यादा है, तो हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे इस क्वेश्चन में। हो सकता है ये क्लॉकवाइज रोटेट करे, हो सकता है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। इसके लिए हमको क्या चाहिए फिर? न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज में अगर मैं आपको न्यूमेरिकल डेटा प्रोवाइड कर दूं, सपोज मास इसका 4 किलोग्राम है, लेंथ एल की वैल्यू इसकी 2 मीटर है, और बी की जो वैल्यू है बी वो सपोज 25 सेंटीमीटर है। F2 की वैल्यू 20 न्यूटन की दी जा रही है आपको, और F1 की वैल्यू दी जा रही है यहाँ पर 10 न्यूटन की। अब आप बताएं क्या आंसर होगा, क्या आंसर बनेगा? अब इक्वेशंस पे आओ। पहली इक्वेशन, सम ऑफ ऑल फोर्सेस बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चेक करो, फोर्सेस में F2 और F1 में से F2 का फोर्स ज्यादा है, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या लिखोगे आप? F2 माइनस F1, यानी कि 20 न्यूटन लेफ्ट साइड माइनस 10 न्यूटन राइट साइड। टोटल फोर्स, बॉडी का मास 4 किलोग्राम इंटू सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। यहाँ से सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। दूसरी इक्वेशन बनानी है, टॉर्क बराबर आई इंटू एल्फा वाली। रिमेंबर, टॉर्क भी सेंटर के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर के अबाउट। अब टॉर्क किसकी ज्यादा आएगी, अब बताओ। न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी गई है आपको, कौन सा टॉर्क ज्यादा? F1 L/2 की आ रही है। कितना आ रहा है वो? F1 की ग्रेटर हो रही है। F1 L/2 की वैल्यू कितनी हुई? F1 सर 10 आ रहा है। 10 अच्छा, और F2 इंटू बी वाला कितना आ रहा है? सर 5। तो इसका मतलब 10 माइनस 5 नेट टॉर्क हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 4 इंटू एल स्क्वायर इंटू एल्फा। टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा। एल्फा की वैल्यू 5, 12 इंटू 5 60 डिवाइडेड बाई 16 है ना, इतने ना, 60/16 यानी 15/4 यानी 3.75 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एक बार वैल्यू आपको कंफर्म कर लेना यार। थ्री 3.75 इंटू 1260 हो गया, 60/16 हो गया, 30/8 हो गया, 15/4 हो गया, 3.75। ठीक तो है। क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा ये? अगर F1 की टॉर्क ज्यादा आई तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इस तरीके से डील करना है क्वेश्चन को। अब इसमें ट्विस्ट क्या डालते हैं हम लोग? हम लोगों ने रॉड के एंड पॉइंट को ए और बी कह दिया, और आपसे कहा कि बताओ एक्सेलरेशन एंड पॉइंट ए का कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा ये बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होगा ये बताओ। और क्वेश्चन में एक लाइन ऐड कर दी कि एट दिस मोमेंट, क्वेश्चन में एक लाइन ऐड कर दी है, एट दिस मोमेंट ओमेगा इज 0। अब बताओ पॉइंट ए का एक्सेलरेशन और पॉइंट बी का एक्सेलरेशन क्या होगा? न्यूटन लॉ सिर्फ सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन दे सकता है, और किसी पॉइंट की एक्सेलरेशन नहीं निकलती उससे। पिछले चैप्टर में भी, इसी चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में बोला गया है, न्यूटन लॉ यानी F इक्वल टू ma से जो a आएगा वो बॉडी की सेंटर ऑफ मास का आएगा, बाकी पॉइंट्स का सर एक तो एक्सेलरेशन। ट्रांसलेटरी और रोटेटरी जीपीएम वाला लॉ लगाना। ये हाँ, यही जो आज का लेक्चर अभी आपको स्टार्ट किया था कि सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी भी पॉइंट की एक्सेलरेशन जब निकालनी होगी तो उसके 3 कंपोनेंट्स, एक्सेलरेशन ऑफ a ड्यू टू द ट्रांसलेशन, एक्सेलरेशन ऑफ a सेंट्रीपिटल, और एक्सेलरेशन ऑफ a टेंजेंशियल। यही जो रूल अभी डिस्कस किया था आज स्टार्टिंग में, लेक्चर के बिगिनिंग में। इसमें से ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सेलरेशन होगी। सेंटर ऑफ मास 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेफ्ट है, तो पॉइंट ए भी हमारा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेफ्ट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर, और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ओमेगा 0 है, तो इसको हमने 0 कर दिया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्टेप्स क्या होंगे? पॉइंट ए पर एक सर्किल बनाएंगे अबाउट द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। पॉइंट ए पर एक सर्किल बनाओ ऑब्जेक्ट के सेंटर के अबाउट,
और अल्फा हमारा क्लॉकवाइज है, तो अल्फा की सेंस के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज अल्फा है, तो आप टेंजेंट भी क्लॉकवाइज मोशन के हिसाब से बनाएंगे कि अगर इस सर्किल पर हम क्लॉकवाइज मोशन करें अल्फा के अकॉर्डिंग, बिकॉज अल्फा क्लॉकवाइज चल रहा है, तो अगर इस सर्किल पे हम क्लॉकवाइज चलते हैं और पॉइंट ए पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए टेंजेंट बनाओ, तो टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ए विल बी टुवर्ड्स राइट साइड डायरेक्शन क्लॉकवाइज अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका राइट साइड होगा बिकॉज अल्फा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज अल्फा के अकॉर्डिंगली हमने टेंजेंट बनाया, वो राइट साइड आ रहा है। और ये आर अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा, जिसमें आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो कि L/2 है, यानी कि 1 मीटर, 1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 3.75। तो कुल मिलाकर के पॉइंट ए का जो टोटल एक्सेलरेशन बनेगा, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट ए, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तीनों एक्सेलरेशन को डायरेक्शंस के हिसाब से ऐड करके, तो एक तो 0 हो गया और बाकी दो अपोजिट हो गए, तो टोटल एक्सेलरेशन पॉइंट ए का बन रहा है यहाँ पर 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट साइड डायरेक्शन में, क्योंकि राइट वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है। ठीक है ये चीज? ठीक है जी, बोलो जल्दी से। यस सर। पॉइंट बी के केस में क्या आएगा? 0.25 होगा लेफ्ट। पॉइंट बी पर जब आप सर्किल बनाओगे अबाउट सेंटर और क्लॉकवाइज चलते हुए उस पर टेंजेंट बनाओ, क्लॉकवाइज मोशन करता हुआ जब आप पॉइंट बी पर आओगे और टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो किधर आएगा? ये क्लॉकवाइज मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंजेंट एट द पॉइंट बी, लेफ्ट साइड। यानी पॉइंट बी में सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 3.75 है, ये राइट होने की बजाय लेफ्ट होगा, और जब ये लेफ्ट होगा तो ट्रांसलेटरी वाला 2.5 और टेंजेंशियल वाला 3.75 सेम डायरेक्शंस में चले जाएंगे, जिस वजह से टोटल एक्सेलरेशन पॉइंट बी की बन जाएगी 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन बॉडी के हर एक पॉइंट के लिए सेम वैल्यू रहेगी, सेम डायरेक्शंस रहेगी। और एग्जांपल दिखाते हैं। अब यहाँ पर रॉड की बजाय हमने ऑब्जेक्ट लिया, बट आइडिया वही रहेगा जो आइडिया रॉड का है। क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट लगे तो अपने टेबल पर रॉड को रख लीजिए, पेन को रख लो, कंसेप्ट समझने में आ जाएगा। अब आप सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगा रहे हो स्फीयर के केस में, स्फीयर के केस में लगा रहे हैं। हमने 3 डायग्राम्स इसलिए लिए हैं, यहाँ पर तीनों डायग्राम एक साथ लिए हैं, फिर उस पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि फोर्स की लोकेशन किस तरीके से मैटर करती है। फर्स्ट डायग्राम में फोर्स सेंटर के थ्रू जा रहा है, सेकंड में फोर्स स्फीयर की टॉप पॉइंट पर लगाया गया है, और तीसरे में फोर्स सेंटर के नीचे लगाया गया है। इतना तो ऑब्वियस है कि तीनों ही केसेस में बॉडी का ट्रांसलेशन राइट साइड ही होगा, बिकॉज ट्रांसलेशन करने के लिए आपको सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन देखनी होती है, लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके। यानी ये ऑब्वियस है कि तीनों केसेस में बॉडी राइट साइड ट्रांसलेट कर जाएगी। और अगर हम इक्वेशन फॉलो करें सिग्मा ऑफ एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाली, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तीनों ही केसेस में आप कह सकते हो कि ये एफ डिवाइडेड बाई एम आ जाएगा। सेकंड केस में भी ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू एफ बाई एम आएगी, थर्ड केस में भी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन एफ अपॉन एम के बराबर आएगी। ये उसी पॉइंट के कंसिडरेशन में चल रहे हो कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फोर्स की लोकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। अब रोटेशन की बात करें, रोटेशन किस तरफ होगा बॉडी का, तो पहले केस में रोटेशन के लिए टॉर्क चेक करो सेंटर के अबाउट। तो फर्स्ट केस में क्योंकि फोर्स सेंटर से ही पास हो रहा है, तो और सेंटर के अबाउट ही टॉर्क देखना है आपको। फोर्स भी सेंटर पे, टॉर्क भी सेंटर के अबाउट, कोई टॉर्क नहीं आएगा, यानी कि नो रोटेशन। यानी कि पहले वाले केस में बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट करेगी। दूसरे वाले में टॉर्क क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, टॉर्क निकालना है तुमको सेंटर के अबाउट। फिर से बोल रहा हूं आपको, टॉर्क अबाउट सेंटर, फोर्स लगा रहे हो टॉप मोस्ट पॉइंट पर, कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ये? क्लॉकवाइज, मतलब कि अल्फा क्लॉकवाइज आएगा। और कितना आएगा, कितना आएगा, तो ये निकालने के लिए टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
पहले तो एनालाइज करना होता है, बाद में कैलकुलेट करना होता है। तो टॉर्क निकालने के लिए हमने लगाया फोर्स, और सेंटर से कितने डिस्टेंस पर फोर्स लगा हुआ है, सेंटर से उस फोर्स का डिस्टेंस r, डिवाइडेड बाय एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेंटर ऑफ एक्सिस के अबाउट 2 बाय 5 mr², यानी इतना आंसर अल्फा का आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थर्ड वाले केस में अगर हम टॉर्क चेक करेंगे तो क्योंकि फोर्स हमारा सेंटर के नीचे लगा हुआ है, आप अपने आप देखना ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, यानी अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। हाँ जी विज्ञान सही है, अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशंस हैं, टॉर्क डिवाइडेड बाय आई, और टॉर्क में फोर्स इनटू, बी केयरफुल नाउ, डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम सेंटर इज ओनली r/2, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। इससे आपका सेकंड वाला अल्फा आएगा। थोड़े से लॉजिक्स लगा लो यार, तो गलत नहीं होता ये क्वेश्चन कभी, अगर ये बात समझ में आ जाए तो। हाँ जी, एक चीज पूछनी थी सर, ग्रेविटेशन में हम लोग ने कहा था कि स्फीयर जो है कहीं फोर्स लगाओ पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, उससे यार कहाँ तुम अजीब आदमी है, ग्रेविटेशन अलग टॉपिक है, रोटेशनल अलग टॉपिक है, कहाँ मर्ज कर दे रहे दोनों कंसेप्ट यार। बिल्कुल, यही दिक्कत करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हम कहते हैं, हाँ वो अलग टॉपिक है, उसका कंसेप्ट ही टोटल अलग है। अब अच्छा इस तरह से तुम अलग से पूछ लो फिर बता रहे, वरना वो तो क्या है ना, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। पूछ डाउट तो मैं खुद ही इनवाइट कर रहा हूँ, पूछो। अभी सुनने तो दो, यहाँ पर पॉइंट है यार, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। देखो हम लोगों ने ये कहा था पीछे कि अगर ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू r अल्फा के बराबर है तो ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, जिसको आप प्योर रोलिंग कह सकते हो। अगर ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू r अल्फा से बड़ी है तो इसका मतलब ये बॉडी स्किड कर रही है, और अगर ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू r अल्फा से छोटी है तो ये बॉडी स्लिप कर रही है। अब आप बताओ पहला केस क्या है? फर्स्ट केस, ये प्योर रोलिंग है, स्किडिंग है, या फिर स्लिपिंग है? इसमें नो रोटेशन यानी अल्फा 0 है यहाँ पर, तो क्या केस हूँ? इज इट ए सेंटर ऑफ मास स्किडिंग? क्योंकि हाँ अल्फा 0 होने का मतलब r अल्फा 0 हो गया और ए सेंटर ऑफ मास नॉन जीरो है, तो इसका मतलब फर्स्ट केस में ये स्फीयर स्किड करेगा। सेकंड में अल्फा, जरा r अल्फा का वैल्यू सिंप्लीफाई करो, सेंटर ऑफ मास तो f/m निकाला है, अल्फा वाली एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके और कंपेयर करो कि ए सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन ज्यादा आ रहा है या फिर r अल्फा की वैल्यू ज्यादा आ रही है। सर r अल्फा ज्यादा आ रहा है। r अल्फा ज्यादा आ रहा है, श्योर है ना? सेकंड वाले में यस सर, यस सर, 5/2 टाइम्स। इसका मतलब यहाँ पर स्लिप हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर बॉडी स्लिप हो रही है। और तीसरे केस में सर वापस से स्लिप है। यस सर, 5/4 आ रहा है, स्लिप हो रहा है यहाँ पर भी ना? यस सर। यस सर। ओके अच्छा, अब आप बताओ स्लिप, स्किड और स्लिप में डिफरेंस बताते हैं आपको। स्किड करने का मतलब ट्रांसलेशन फास्ट है, रोटेशन स्लो है, और स्लिप का मतलब रोटेशन फास्ट है, ट्रांसलेशन स्लो है। अच्छा ये एग्जांपल मैंने लिया है स्मूथ सरफेस पे। यहां से एक आइडिया डेवलप होता है, थ्योरी वाइज आइडिया डेवलप होता है कि अगर इस सरफेस में फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता, अगर इस सरफेस में फ्रिक्शन इन्वॉल्व रहा होता तो फर्स्ट केस में उसका क्या डायरेक्शन बनता, सेकंड केस में उसका क्या डायरेक्शन बनता, और थर्ड केस में उसका क्या डायरेक्शन बनता। तो ये प्रॉब्लम आपने बिना फ्रिक्शन के सॉल्व की हुई है, फ्रिक्शन नहीं लिया हमने, और हमने बिना फ्रिक्शन के जब एनालिसिस करी तो हमको ये समझ में आ गया कि फर्स्ट केस में ये स्फीयर राइट साइड पर स्किड कर रहा है। तो अगर फ्रिक्शन होता तो किस तरफ लगता? फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का मतलब ही यही होता है कि सिचुएशन को पहले बिना फ्रिक्शन के देखा जाए, फ्रिक्शन ना होने की कंडीशन में क्या होगा ये एनालाइज करो, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना होगा। फर्स्ट केस में फ्रिक्शन किधर दिखाओगी फिर?
क्योंकि अगर स्किड करने का मतलब बॉडी की टेंडेंसी राइट साइड जाने की हो रही है, तो अगर फ्रिक्शन होता तो बॉडी 1 पे, फिगर 1 में हम लेफ्ट साइड फ्रिक्शन दिखाते, अगर फ्रिक्शन होता तो। सेकंड केस में सर राइट। राइट। थर्ड केस में लेफ्ट। उसमें भी तो स्लिप कर रहे हो। सेकंड और तो थर्ड लेकिन सर टेंडेंसी एंटी क्लॉकवाइज जाने की। तो अगर फ्रिक्शन होता है नहीं, अगर होता तो पहले वाले में वो लगता लेफ्ट और बाकी दोनों में लगता राइट। इसका मतलब तीसरे में राइट लग रहा है, समझ में नहीं आया। स्लिप हो रही ना बॉडी, वहां पे तो स्लिप कर रही है। स्लिप जब कोई टायर स्लिप करता है तो निचला वाला पॉइंट पीछे भागता है आगे भागता है, ये बताओ। कोई चीज स्लिप करे, पहिया अगर स्लिप करे कीचड़ में, तो जो उसका नीचे वाला पॉइंट होता है वो रोड के पीछे की तरफ जाता है या रोड के आगे की तरफ आता है? तो वो भी तो अल्फा पे डिपेंड करेगा ना, मतलब किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, हाँ एक मिनट Yes. एंटी क्लॉकवाइज सॉरी वो ध्यान नहीं दिया मैंने, मेरी मिस्टेक है। अल्फा, हाँ इसमें लेफ्ट आएगा फ्रिक्शन। खैर अभी फ्रिक्शन को भी हम डिस्कस भी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग पॉइंट सही है आपका। मेरा पॉइंट ये हुआ क्या क्या कंसेप्ट निकल करके आ रहे हैं सामने, देखो। सेम ऑब्जेक्ट, सेम फोर्स, डिफरेंट लोकेशंस। सेम ऑब्जेक्ट, सेम फोर्स, डिफरेंट लोकेशंस। कंक्लूजन क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तीनों में एक जैसा है, अल्फा तीनों में अलग अलग है, और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन भी तीनों में डिफरेंट तरीके से आ रही है। सेम ऑब्जेक्ट, सेम फोर्स एट डिफरेंट लोकेशंस, रोटेशनल पैरामीटर्स डिफरेंट आएंगे, लीनियर पैरामीटर्स सेम आएंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन भी अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही है कि फोर्स का क्या डायरेक्शन है, वो इस बात पर भी डिपेंड कर रही है कि फोर्स का डायरेक्शन के साथ साथ फोर्स की लोकेशन क्या है। रोलिंग में सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन को देख करके आप ये नहीं बता सकते कि फ्रिक्शन लेफ्ट लगेगा या राइट लगेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तीनों डायग्राम्स में फ्रिक्शन का सेम डायरेक्शन बनना चाहिए था, क्योंकि तीनों में ही फोर्स राइट साइड लगी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिजल्ट ऐसे नहीं आ रहा है इसमें। सो थियोरेटिकल कंसेप्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं। नंबर 1, लोकेशन ऑफ फोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द डायरेक्शन ऑफ अल्फा। लोकेशन ऑफ फोर्स and the direction of force is also important for deciding the direction of frictional force. सिर्फ डायरेक्शन नहीं, लोकेशन भी उसकी हो सकता है। हम राइट साइड फोर्स लगाए और फ्रिक्शन राइट साइड ही लगे, हो सकता है हम राइट साइड फोर्स लगाए फ्रिक्शन लेफ्ट लगे। तो यही आउटकम्स हैं इसके भी, सेम ही आउटकम्स हैं कि एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ फोर्स है और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स की पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब हम लोगों ने यहाँ फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर दिया है। थर्ड केस में क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पर सफिशिएंटली रफ सरफेस ले लिया है, फ्रिक्शन को कंसिडर कर लिया है इसमें। और सफिशिएंटली रफ का मतलब इतना फ्रिक्शन है कि बॉडी स्लिप और स्किड नहीं करेगी। सफिशिएंटली रफ का मतलब नो स्लिप नो स्किड, ये मतलब है इसका। बॉडी में कोई स्लिपिंग नहीं होगी, बॉडी में कोई स्किडिंग नहीं होगी, नो स्लिप और नो स्किड, मतलब कि प्योर रोलिंग करेगी। तो जैसे अगर बॉडी रेस्ट पे है, जब से फोर्स लगना स्टार्ट होगा तब से प्योर रोलिंग करना चालू कर देगी। बिल्कुल हाँ, हर एक मोमेंट पर, हर एक समय पर, पल पल पर वो प्योर रोलिंग करेगा। ओके सर। अब इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है सुनो। हैंडल कैसे करना है फ्रिक्शन की डायरेक्शंस को, फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड को। पहला कंसेप्ट जो गलत होता है, क्या हम ब्लाइंडली ये कह दें कि फ्रिक्शन लेफ्ट लगेगा? पहला कंसेप्ट, क्योंकि फोर्स राइट है। नो सर। हाँ, ये तो भी पीछे एनालाइज कर लिया आपने कि सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन देख करके तो आप नहीं बता सकते हो कि फ्रिक्शन लेफ्ट होगा कि फ्रिक्शन राइट होगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब
इनमें से किसी के कुछ केसेस में हो सकता है फ्रिक्शन लेफ्ट लगे, हो सकता है कुछ केसेस में फ्रिक्शन राइट लग जाए। जैसे कि पहले केस में किधर फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन में फ्रिक्शन किधर आएगा? लेफ्ट। तो अब सुनना कैसे हम करने जा रहे हैं, और 10 मिनट के लिए बिल्कुल अपना साइलेंट अटेंशन पे कर देना, वरना ये कंसेप्ट हाथ से निकल गया, फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट निकल जाएगा आपका। हमने फ्रिक्शन दिखाया लेफ्ट, उसके बाद कैन वी से दैट फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एस एन या म्यू इनटू एन? नो सर, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, और पहले ही मैंने मना कर दिया है कि ये आप तब तक नहीं लिखोगे जब तक क्वेश्चन में ये ना कहा जाए कि मैक्सिमम फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। तो आंसर है नो। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। फ्रिक्शन इन केसेस ऑफ प्योर रोलिंग, पीछे के पॉइंट्स में मेंशन था ये, प्योर रोलिंग जहां पर भी होगा फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, इट हैज अ मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0 एंड इट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू एन। सो हमें ये नहीं मालूम है कि फ्रिक्शन इस क्वेश्चन में जो लग रहा है वो मिनिमम वैल्यू पे लग रहा है या मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा है, या उनके बीच में कोई वैल्यू लग रही है इसकी। हमें ये नहीं पता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर। उसकी रेंज पता है आपको कि 0 इसकी मिनिमम वैल्यू है और म्यू इनटू एन मैक्सिमम वैल्यू है, बट एक्चुअल वैल्यू क्या है वो नहीं मालूम। तो F इक्वल टू म्यू इनटू एन हम यहाँ पर तब तक नहीं लिखेंगे जब तक के क्वेश्चन में कोई ऐसी लाइन ना दी जाए जिससे ये क्लियर हो जाए कि फ्रिक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू एक्ट कर रही है यहाँ पर। तब तक F इक्वल टू म्यू एन क्वेश्चन में नहीं करोगे आप, ये चीज नहीं करेंगे, ये गलती नहीं करनी हमें। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे देखो। तो ये बताइए ये बॉडी ट्रांसलेट किधर कर रही थी? तो हम लोगों ने एनालाइज किया था कि ये बॉडी ट्रांसलेट, तो उससे हम अपनी एक इक्वेशंस बनाएंगे। कैपिटल F माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू बॉडी का मास m मल्टीप्लाइड बाय सेंटर की एक्सेलरेशन। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब ये बॉडी रोटेट कैसे करेगी? रोटेशन के लिए आप इसके सेंटर के अबाउट टॉर्क देखो, टॉर्क सेंटर के अबाउट चेक करो, और फ्रिक्शन ही सेंटर के अबाउट टॉर्क देगा, बिकॉज कैपिटल F वाली फोर्स सेंटर से पास हो रही है। फ्रिक्शन जो कि बॉटम साइड पर लेफ्ट साइड लगा हुआ है, इसका डायरेक्शन ऑफ टॉर्क सेंटर के अबाउट किस तरफ आएगा? सर पीछे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज आएगा। तो ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क आएगी इसकी वजह से क्या रिजल्ट बनेगा? दैट फोर्स F इंटू रेडियस R क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर 2/5 mr² इंटू एल्फा। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आई, और तीसरी एक और इक्वेशन है, क्योंकि इसमें स्लिपिंग नहीं है और स्किडिंग नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन जो होगी वो हमारी बनेगी बॉडी की प्योर रोल करने की कंडीशन, और प्योर रोल करने की कंडीशन होती है AC इक्वल टू R। ये तीसरी इक्वेशन हुई हमारी। अब इन तीनों को हम सॉल्व करके फ्रिक्शन निकालना चाह रहे हैं कि फ्रिक्शन कितना आएगा। हमारा टारगेट है फ्रिक्शन को फाइंड आउट करना। तो हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे निकालेंगे? इक्वेशन 2 में से एक R दोनों तरफ से कैंसिल कर जाएगा, और फिर हम डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड कैपिटल F माइनस F, और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड F। राइट साइड पर इक्वेशन 1 में m इंटू AC, और इक्वेशन 2 में राइट साइड पर 2/5 m R अल्फा। बट ये AC और R अल्फा बराबर होने की वजह से कैंसिल आउट कर जाएंगे, m और m कैंसिल कर जाएंगे, और जल्दी से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी। F की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल F आ जाएगा। 5F/7। यस सर, नहीं सर 7 है। 5F/7, यानी कि फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स, ये हमेशा होता है यार, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्सेस पे डिपेंड करता है, तो जितना फोर्स लगाओगे उसके हिसाब से सेल्फ एडजस्टेबल होता है ये। तो हाँ, एक डाउट ये है कि सर यहाँ पे तो अभी अल्फा आ रहा है, 0 है नहीं, लेकिन हमने फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस क्वेश्चन में दिखाई लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से जिसमें अल्फा नहीं था। तो सर वो F का अल्फा नहीं था, फ्रिक्शन का तो अल्फा होगा।
फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो ऐसे ही देखी जाती है कि बिना फ्रिक्शन के क्या कंडीशन बन रही है, बिना फ्रिक्शन के बॉडी स्लिप कर रही है कि स्किड कर रही है, पहले ये देखा जाता है और फिर हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन लगाते हैं। क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है रोलिंग में कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन को आप बिना कंफर्मेशन के दिखाई नहीं सकते हो। तो फिर भी आपका आंसर दे रहा हूं, एक मिनट सुनो, भी आपका आंसर दे रहा हूं, एक तरीका और भी है इसमें। अब देखो पहला इक्वेशन फर्स्ट पे में क्या होता, व्हाट इफ यू कंसीडर्ड फ्रिक्शन इन द रॉन्ग डायरेक्शन। देखो क्या बनता आपका, मान लो अगर आप गलती कर देते, यू कंसीडर्ड फ्रिक्शन इन रॉन्ग डायरेक्शन। भाई इसमें डाउट देखो, दो ही पॉसिबिलिटी है ना, फ्रिक्शन लेफ्ट लगेगा या राइट लगेगा। सर तो हाँ जी बच्चे। सर ये शायद 2f/7 है। जी सर 2f/7 आ रही है सर 2f/7 है फ्रिक्शन। अच्छा जी ठीक है। देखो हम कह रहे हैं, मान लो भाई क्या गलती हो जाएगी आपसे, फ्रिक्शन आप लेफ्ट की बजाय राइट मान लो, गलती हो गई मान लो हमसे, भाई हमने फ्रिक्शन की डायरेक्शन राइट दिखा दी। तो चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं अब हमारी इक्वेशंस क्या बनेगी। तो अब एक इक्वेशन बनेगी कैपिटल F प्लस F बराबर मास इंटू सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, हमारी पहली इक्वेशन ये बनेगी। इस केस में बॉडी का सेंटर के अबाउट टॉर्क कैसा आएगा, खुद सोचो। एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क फ्रिक्शन फोर्स इंटू रेडियस, फ्रिक्शन इंटू रेडियस टॉर्क इक्वल टू 2/5 mr² इंटू अल्फा। बट ध्यान देना इस बार लीनियर एक्सेलरेशन राइट साइड होगा और अल्फा एंटी क्लॉकवाइज होगा। टॉर्क की डायरेक्शन को देखना पड़ेगा, ब्लाइंडली नहीं चल सकते। नाउ इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उस पर जरा नजर डालो, बॉटम मोस्ट पॉइंट एस पे नजर डालिएगा जरा। अगर इस बॉडी का ट्रांसलेशन राइट साइड है तो इसकी ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन राइट साइड। सर स्लिपिंग हो रही है। सुनो तो एक मिनट, तब भी बता रहे क्या करना है। अगर फ्रिक्शन की आपने मान लो गलत डायरेक्शन चूज कर ली तब भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे होगा वो बता रहा हूं आपको। एंटी क्लॉकवाइज अल्फा हुआ इस केस में, तो अगर ये बॉडी अपने सेंटर के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में पॉइंट एस का टेंजेंट किधर की तरफ दिखाओगे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ बॉडी में अगर पॉइंट एस पर टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट राइट साइड दिखाओगे या लेफ्ट साइड दिखाओगे। राइट साइड। तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी राइट साइड हो गया। तो इसका मतलब टोटल एक्सेलरेशन हो गई AC प्लस R अल्फा। टोटल एक्सेलरेशन बना AC प्लस R अल्फा पॉइंट S के लिए। लेकिन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां पर एक्सेलरेशन आना तो 0 चाहिए था। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में पॉइंट S के पास 0 एक्सेलरेशन बननी चाहिए, अदरवाइज वहां स्लिपिंग हो रही होगी। तो हम ये कहेंगे AC प्लस R अल्फा बराबर 0। यानी हमारी तीसरी इक्वेशन ये बन जाएगी, एक गलत स्टेप करने की वजह से AC इक्वल टू माइनस R अल्फा। ये तीसरा हमारा इक्वेशन है, एक गलत डिसीजन और देखो पूरी वर्किंग कैसे डिस्टर्ब हो गई हमारी। मतलब अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन गलत चूज किया तो उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है आपको कि AC इक्वल टू R अल्फा ना होकर के AC इक्वल टू माइनस R अल्फा बन गया। और अब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे। तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे वो भी दिखा रहे हैं। सॉल्व करने का तरीका वही होगा, सेकंड इक्वेशन में से R को कैंसिल कर देंगे और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। जरा अपने आप करो, एक R सेकंड इक्वेशन से कैंसिल कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करिए लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर। और ये ध्यान में रखते हुए और तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखो कि फ्रिक्शन की क्या वैल्यू बनेगी। -2f/7। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैग्नीट्यूड तो आपका उतना ही आया ना, अमाउंट तो आपको उतना मिल ही गया 2f/7 ही, बट एक माइनस आ गया आपके आंसर में। तो अगर आपने फ्रिक्शन का डायरेक्शन सही गेस नहीं किया था, गलत कर दिया, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा
आंसर तब भी आएगा, लेकिन बस इतना सा फर्क होगा, फ्रिक्शन के आंसर में एक माइनस साइन आ जाएगा, और फ्रिक्शन के आंसर में माइनस साइन अगर आया तो वो सिर्फ यही इशारा कर रहा है आपको कि भैया तुमने फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो गलत दिखा रखी है, सही डायरेक्शन कर लो इसको। मतलब अगर आपने राइट साइड फ्रिक्शन मान करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और फ्रिक्शन माइनस में आ गया, तो मतलब कि फ्रिक्शन राइट नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन लेफ्ट लग रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में लोग क्या करते हैं, वो भगवान का नाम लेते हैं, जो भी आपके कुल देवता हैं उनका नाम लो, और एक गेस कर लेते हैं कि फ्रिक्शन लेफ्ट होगा या राइट होगा, कुछ गेस करते हैं वो, और फिर वो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। अगर फ्रिक्शन सॉल्व करके पॉजिटिव आया तो मतलब देवता आप पर प्रसन्न है, और गलत आया तो आप समझ जाओ क्या हो। न्यूमेरिकल वैल्यू तब भी आ जाएगी तुम्हारी, न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के क्वेश्चंस में फ्रिक्शन को हैंडल करने का न्यूमेरिकल तरीका ये है कि राइट या लेफ्ट में से जो डायरेक्शन तुम्हें पसंद हो वो डायरेक्शन मान करके क्वेश्चन सॉल्व कर दो। लेकिन अगर फ्रिक्शन की डायरेक्शन राइट या लेफ्ट कुछ दिखाई है तो स्टेप नंबर 2 ओवरलुक ना कर देना, मतलब कि अल्फा के ऑब्जर्वेशंस को ओवरलुक मत करिएगा। इक्वेशन बनाने से पहले ये देख लेना कि आपने जो डायरेक्शन मानी है फ्रिक्शन की, उस हिसाब से अल्फा क्लॉकवाइज आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ। मैं सेकंड वाले फिगर की बात करता हूं। सेकंड वाले फिगर में आते हैं, जरा एक बार देखिएगा। मान लो सेकंड वाले फिगर में मुझे फ्रिक्शन फोर्स वगैरह निकालना है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने सबसे पहला काम किया, बॉटम पॉइंट पर गैस कर रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता कि बॉटम पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो हमने एक अंदाजा लगाया और हमने माना कि फ्रिक्शन लेफ्ट लगेगा। गेस किया मैंने, सिर्फ एज्यूम किया कि फ्रिक्शन लेफ्ट आएगा। अब मैंने उसके बाद पहला स्टेप मेरा ऑब्जर्वेशंस का होगा। यहीं पर लोग गलतियां करते हैं, अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, स्टूडेंट्स अपने आप को ही भगवान समझ लेते हैं। आप मुझे ये बताओ, आपको क्या लग रहा है इसमें सेंटर ऑफ मास किधर एक्सेलरेट करेगा, राइट या लेफ्ट? फोर्सेस की डायरेक्शन को देख करके, बॉडी के ऊपर 2 फोर्स लगी हुई है, बताओ। राइट। मान रहे हो ना कि आप श्योर हो इसके बारे में? श्योर। कैसे पता आपको, कैसे पता कि फ्रिक्शन की वैल्यू कैपिटल एफ से ज्यादा नहीं आएगी? ये कैसे पता आपको? फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है ना, तो कैपिटल एफ से ज्यादा भी तो आ सकता है। तो फिर मान रहे हैं। मतलब ये मेरा एक अजम्पशन ही हुआ है, मतलब कुल मिला करके, इसीलिए बोलो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ। इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि ये भी सब आप तरीका लगा रहे हो। और अल्फा के बारे में जरा बताना, इस क्वेश्चन में सेंटर के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करो जरा। कैपिटल एफ का भी टॉर्क आएगा, फ्रिक्शन का भी टॉर्क आएगा, क्योंकि दोनों ही सेंटर से, दोनों का ही सेंटर से एक डिस्टेंस बन रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कैपिटल एफ का भी टॉर्क सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज बनेगा, और फ्रिक्शन का भी क्लॉकवाइज बनेगा, दोनों के ही क्लॉकवाइज टॉर्क बनेंगे। तो इसका मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, अल्फा के बारे में श्योर है बिल्कुल कि क्लॉकवाइज होगा। अब हम अपनी इक्वेशंस बनाएंगे, पहले ऑब्जर्वेशंस फिर इक्वेशंस। तो अगर आपने एक्सेलरेशन राइट माना है, मतलब कि इनडायरेक्टली कैपिटल एफ को बड़ा माना जा रहा है, तो कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन बराबर मास इनटू सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और क्लॉकवाइज अल्फा हो गया, तो टॉर्क निकालेंगे, तो कैपिटल एफ का सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर और फ्रिक्शन का सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर, दोनों के टॉर्क ऐड हो रहे हैं। टोटल टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² इनटू अल्फा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। और तीसरी स्टेटमेंट, जो बॉटम पॉइंट होगा उस पर बताना क्या होगा। आप जरा बॉटम पॉइंट पर, मेरा सजेशन तो तुम्हारे लिए यही होगा कि एज अ जेई रैंकर आपका मेरे लिए सजेशन यही होगा
कि आप बॉटम पॉइंट पर एक एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन में दिखाओ, और दूसरा अल्फा के सेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा अल्फा क्लॉकवाइज है तो बॉटम पॉइंट पर आर अल्फा हम दिखाएंगे लेफ्ट। और यहाँ पर टोटल वैल्यू 0 लाने के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? बॉटम पॉइंट पर टोटल एक्सेलरेशन को 0 लाने के लिए ACM इक्वल टू आर अल्फा, ये हमारी तीसरी इक्वेशन बनेगी। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का प्रोसेस सेम है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का डिवीजन करो, एक आर कैंसिल हो रहा है सेकंड इक्वेशन में से, डिवीजन करेंगे और ACM इक्वल टू आर अल्फा के बराबर करेंगे, और चेक कर लो कि फ्रिक्शन कितना आएगा इसके थ्रू सॉल्व करके। सेकंड केस में वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वेट कर रहे हैं आपके आंसर्स का। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड करना है, AC और आर अल्फा नेगेटिव में आनी चाहिए। नहीं, आ कितनी रही आप बताओ ना। -3f/7 फिर माइनस आ गया, क्या मतलब हुआ? डायरेक्शन ऑपोजिट, रॉन्ग डायरेक्शन, मतलब फ्रिक्शन इज राइट। वो तो हमने जानबूझ के रॉन्ग लिया हुआ था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर आप गलत डायरेक्शन लेकर के भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। फाइनल आंसर में जो माइनस साइन है वो अलार्मिंग सिग्नल है, ठीक है, हम डायरेक्शन सही कर लेंगे। तो या फिर हम लोग पहले बिना फ्रिक्शन के हिसाब से पहले ही चेक कर लें, तो बार बार स्टेप नहीं, फिर वो की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वो फिर सुनने में अच्छा लग रहा है, बट एग्जामिनेशन का अप्रोच में वो गलत है, क्योंकि जब आप फाइनली एग्जाम दे रहे होगे तो एक ही क्वेश्चन आएगा कोई, तो इतना टाइम नहीं होता कि पहले हम चेक करें फिर हम उसके हिसाब से फ्रिक्शन दिखाएं और फिर अपनी इक्वेशंस बनाएं। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जाम टाइम पर। तो हम क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जब कर रहे होंगे तो हम भाई एक रिस्क उठाओ ना यार, फ्रिक्शन को लेफ्ट राइट कुछ मान करके सॉल्व कर लो। हम क्यों चेक करने जाए वहां पर? हमें वहां अपना नॉलेज थोड़ी दिखाना है, हमें नंबर लाने, क्वेश्चन सॉल्व करना है 2 मिनट के अंदर। भाई टीच करने में और स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन करने में डिफरेंस है ना। मेरे को टीच करना है तो मुझे आपको कंसेप्ट बताना पड़ रहा है, आपको तो क्वेश्चन करने से मतलब है। तो क्वेश्चन करना है तो जो तरीका बता रहे हैं वो फॉलो करिए, 2 मिनट में अपने आंसर पे आ जाओ। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब बच्चा एक बात देखो, पहले केस में फ्रिक्शन किधर आया था? फर्स्ट केस में क्या आया था फ्रिक्शन? पीछे। ओके, और कितना आया था? 2f/7। सेकंड केस में फ्रिक्शन किधर आ रहा है? आगे। आंसर है 3a/7, जबकि दोनों में फोर्स हमने राइट साइड लगाई है। ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों में बॉडी पर फोर्स राइट लगा रहे हो, लेकिन एक में फ्रिक्शन एक में लेफ्ट सेंटर में लगा रहे हैं और एक में टॉप पे, और अमाउंट भी अलग आ रहा है। तो इसका मतलब क्या? अब फाइनली ये कंक्लूजन पे आ जाए कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो 2 बातों पर डिपेंड कर रही है, जो फोर्स है उसका क्या डायरेक्शन है और प्लस वो लगाया कहां पर गया है। अलग अलग लोकेशंस पर लगाओगे तो फोर्स, फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो अलग अलग अमाउंट की आएगी, अलग अलग डायरेक्शंस की आ सकती है। मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इंट्यूशंस के बेसिस पर आप, मतलब सियोरिटी के बेसिस पर आपको नहीं बता सकते हो। सिर्फ फोर्स देख करके ये नहीं बता सकते कि फ्रिक्शन लेफ्ट लगने वाला है कि राइट लगने वाला है। आई बात समझ में ये चीज? यस सर। सर एक बार थर्ड इक्वेशन की फॉर्मेशन और बता दीजिए दोबारा। थर्ड इक्वेशन बच्चा एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट है जो भी बिगिनिंग में किया था, मैं यहाँ तो नहीं बताऊंगा। जी सर, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं, वो यहाँ नहीं बताएंगे बच्चा, सॉरी यहाँ नहीं बताएंगे। हम थर्ड वाला केस सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। मैं वो सर मैं समझ गया, लेकिन पिछले वाली सिचुएशन में नेगेटिव जैसे आ गया था, वो तो नहीं वो बता सर रहा, नहीं वो नेगेटिव क्लियर क्यों हुआ। आया? वो नेगेटिव इसलिए आया था क्योंकि डायरेक्शन सेम आई थी ना उनकी। आपका टारगेट क्या होता है कि बॉटम पॉइंट सेम साइड एक्सेलरेशन थी। बॉटम पॉइंट पर टोटल एक्सेलरेशन 0 करना है मेरे को। तो बॉटम पॉइंट पर टोटल एक्सेलरेशन 0 करना है जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और इनका टोटल 0 आना है। तो एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। सेम डायरेक्शन के 2 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कैसे हो सकता है? एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, इसलिए कहा जा रहा है AC इक्वल्स टू माइनस आर अल्फा। सर मतलब जिस तरफ फ्रिक्शन का हम डायरेक्शन अज्यूम करते हैं उसी तरफ आर अल्फा का भी डायरेक्शन अज्यूम करना। नहीं भैया, मेरे क्या हो गया, अल्फा नहीं की सर, डायरेक्शन मतलब ऐसे सॉल्व करने के लिए सर, वो तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है सर, अलग है वो तो।
लेकिन इसमें नहीं, सर नहीं, जैसे नहीं एस भाई, और आपने एसी वाला कर नहीं रखा है। नहीं लिखा है, एक मिनट सुनिए, नहीं लिखा है, फिर से बता रहे हैं, फिर आप लोग गलत कर रहे हो। मैं तीसरे फिगर पे आ रहा हूँ। तीसरे फिगर में हम फ्रिक्शन को फॉरवर्ड मान रहे हैं। थर्ड केस में हम मान लेते हैं कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड आएगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से मैंने गेस किया है, मैं श्योर नहीं हूं कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड आएगा, हो सकता है लेफ्ट आ जाए। आप सुनो मैं क्या कह रहा हूं यार, सुनो। अब पहले ऑब्जर्व करो। फोर्स ऑब्जर्वेशन में, एक ऑब्जर्वेशन में क्या क्या होता है, दो तरीके की ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन ऑफ फोर्सेस की करते हैं और एक ऑब्जर्वेशन आप करते हो टॉर्क को लेकर के। फोर्सेस फिगर में दोनों राइट हैं, तो इससे यह कंफर्म हो गया कि सेंटर का एक्सेलरेशन राइट आएगा। और दूसरा ऑब्जर्वेशन करते हैं टॉर्क अबाउट सेंटर का। अब मुझे बताओ, इस फिगर में जो दो फोर्सेस लगी हुई हैं, इनके सेंटर के अबाउट टॉर्क कैसे आएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे हमारा अल्फा डिसाइड होता है, इसका मतलब अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको? जी सर। ऑब्जर्वेशन के बाद आते हैं हम इक्वेशंस के ऊपर। तो एक फोर्सेस वाली इक्वेशन बनाएंगे, कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, एक इक्वेशन। दूसरी टॉर्क वाली। अब टॉर्क जब सेंटर पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल एफ वाली फोर्स का टॉर्क एफ इंटू उसका डिस्टेंस r/2 और फ्रिक्शन का टॉर्क एफ इंटू डिस्टेंस r इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² इंटू अल्फा। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब तीसरी इक्वेशन के बारे में सुनना। तीसरी इक्वेशन कैसे बनाने, मैं लिख रहा हूं यहां पर। हम लोग क्या देखते हैं, एक्सेलरेशन एट बॉटम देखते हैं। तीसरी इक्वेशन कैसे बनती है सुनिएगा। बॉटम पॉइंट पर ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन किधर होगा उसका बताओ। बॉटम सर आगे। आगे सर। तो सुनना, अब मैं लिख दे रहा हूं तुम्हें कंफ्यूजन न हो, इसके लिए ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन आगे है, जिसको हम एसी लिखेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा, अल्फा की डायरेक्शन को देख करके बताना। अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है, ध्यान से सुनो। एंटी राइट साइड पे होगा। आप इसके सरकमफ्रेंस पर एंटी क्लॉकवाइज चलो और बॉटम पर पहुंच करके देखो कि आपका टेंजेंट किधर जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज चलते रहो सरकमफ्रेंस और बताओ। हाँ, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो फॉरवर्ड दिखा रहे हो आप आर अल्फा, लेकिन इन दोनों का समेशन 0 आना चाहिए। एक्सेलरेशन एट बॉटम मस्ट बी 0। तीसरी इक्वेशन हम इस बेसिस पर बना रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन के दोनों वेक्टर्स हैं, इनका समेशन कैसे 0 हो सकता है, यानी कि AC प्लस आर अल्फा को 0 करना है मेरे को। यानी मेरी तीसरी इक्वेशन यहाँ पर AC इक्वल टू माइनस आर अल्फा बनेगी, ना कि आर अल्फा बनेगी। मतलब थर्ड इक्वेशन के पीछे जो बेस है वो ये है कि बॉटम पॉइंट का एक्सेलरेशन आपको 0 करके दिखाना है। अभी क्लियर हुआ माइनस साइन, या अभी भी डाउट है कोई? क्लियर है सर। अब पूरा सॉल्व करो। फ्रिक्शन कितना आ रहा है? यहाँ पे भी फ्रिक्शन नेगेटिव आएगा। तो डायरेक्शन गलत है, इसका मतलब हम पापी आदमी हैं, तीनों बार गलत हो गया। अच्छा यस। कितना आ रहा फ्रिक्शन इस केस में? पहले केस में फ्रिक्शन आया था 2f/7 लेफ्ट। दूसरे केस में फ्रिक्शन आया था 3f/7 राइट। और तीसरे में कितना आ रहा है? इक्वेशन 1 2 को डिवाइड करो, प्रोसेस वही रहेगा डिवीजन वाला। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। -9f/14। माइनस तो मतलब डायरेक्शन गलत हो गया, वैल्यू आप बता रहे हो 9f/14। माइनस तो इसका मतलब राइट फ्रिक्शन लगने की बजाय लेफ्ट लगेगा। आंसर सही है ना आपका? 9f/14 बचा है। यस सर, यही आ रहा है सॉल्व करने में। यस सर, यही है। ठीक है, एक बात बताओ, क्या ऐसा भी
देखो ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं, मतलब ये सिर्फ मेरे को कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए था कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को हम अंदाजा नहीं लगा सकते, आप अक्कड़ बक्कड़ से नहीं आएगा, कहीं लेफ्ट आ रहा है, कहीं राइट आ रहा है, कहीं 2f/7 आ रहा है, कहीं 3f/7 आ रहा है, कहीं 9f/14 आ रहा है, कुछ भी चल रहा है यहाँ पर। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये जरूरी है कि फ्रिक्शन लगे ही? क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम नो सर। हाँ जी, मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम इस, सुनो तो, हम इस बॉडी पर एक ऐसी जगह पर फोर्स लगा रहे जो सेंटर और टॉप पॉइंट के बीचों बीच है, मतलब बीचों बीच का मतलब मिडवे नहीं, सेंटर से h डिस्टेंस ऊपर लगाया मैंने, सेंटर से h डिस्टेंस ऊपर फोर्स लगाई, और एज्यूम कर रहे हैं कि फ्रिक्शन लेफ्ट लगेगा, एज्यूम कर रहे हैं, मैं मुझे नहीं पता कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। इक्वेशंस बना रहा हूं, ए सेंटर ऑफ मास राइट साइड होगा, और ये आप अपने आप देखना कि इस क्वेश्चन में सेंटर के अबाउट कैपिटल एफ और फ्रिक्शन दोनों ही क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो अल्फा क्लॉकवाइज आएगा। इक्वेशंस क्या बनेगी? कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ बराबर मास इनटू सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन। टॉर्क के लिए एफ इंटू एच और प्लस फ्रिक्शन इंटू रेडियस इक्वल टू आई अल्फा। और अब आप बताओ यहां AC इक्वल टू आर अल्फा होगा या AC इक्वल टू माइनस आर अल्फा होगा, ये बताओ। बॉटम पॉइंट पर AC और आर अल्फा एक दूसरे के अपोजिट है या सेम डायरेक्शंस में आएंगे? अल्फा अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो, अगर क्लॉकवाइज तो क्या लिखे? AC इक्वल टू आर अल्फा। फटाफट जरा सॉल्व करो, फटाफट इक्वेशन 1 2 को डिवाइड करो और AC इक्वल टू आर अल्फा से जरा चेक करो कि फ्रिक्शन की वैल्यू H के फॉर्म में आएगी, फोर्स और H के फॉर्म में आएगी। इक्वेशन 1 2 को डिवाइड करना है, मैं जल्दी से कर दे रहा हूं। कैपिटल F माइनस स्मॉल f डिवाइडेड बाय कैपिटल F इंटू H प्लस F इंटू R और इक्वल टू mm कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये 5/2 R बनेगा नीचे, 5/2 R। मेरा टारगेट क्या था? मैं H की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं सो दैट कि फ्रिक्शन बिकम्स जीरो। मतलब ऐसी कौन सी लोकेशन है जहां पर फ्रिक्शन लगे ही ना बिल्कुल, तो हम फ्रिक्शन को जीरो लिख देंगे यहां पर और H सॉल्व कर लेंगे कितना होगा। यहां से H की वैल्यू मिल जाएगी तुमको 2R डिवाइडेड बाय 5। मतलब ये हुआ कि अगर आप सेंटर से 2R/5 डिस्टेंस ऊपर फोर्स लगा दो तो सरफेस के रफ होने के बावजूद भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। और इसमें कोई सरप्राइजिंग पॉइंट नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो सकती है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, जीरो भी चलेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो आ रहा तो आप इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, यार फ्रिक्शन जीरो कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? स्टैटिक फ्रिक्शन है वो, मिनिमम जीरो, मैक्सिमम म्यू इनटू एन, कुछ भी आ सकता है आंसर। सर हाँ जी सर। तो इसमें अल्फा का वैसे तो सेम डायरेक्शन आ गया, फॉर एग्जांपल किसी केस में जो फोर्स बाय एफ से जो डायरेक्शन आ रहा होता टॉर्क का और फ्रिक्शन से वो ऑपोजिट होता, तो किसी एक को ज्यादा मान लो, बाय एफ से मतलब अज्यूम करना पड़ेगा ना, सब एज्यूम करके सॉल्व होंगे ये सब। ओके सर। तो मेरा कंक्लूजन आने दो यार, कंक्लूजन ये था। हाँ जी पूछ लो, तुम भी पूछ लो जल्दी से। सर जैसे स्फीयर में h इक्वल टू r/5 आया है, वैसे क्या डिस्क में r/2 आएगा? आएगा, मतलब हर ऑब्जेक्ट में एक ऐसी लोकेशन जरूर होगी जहां पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो ग्राउंड पर फ्रिक्शन नहीं लगता। हर ऑब्जेक्ट में होता है, ये लोकेशन होती है, एक ही यूनिक ICM/MR हो जाता है लोकेशन। हाँ तो उस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि h इनटू mr स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। कोई मतलब नहीं, देखो वो सब लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, मतलब क्योंकि ये कंसेप्ट वैसे आते भी नहीं है, कभी कभी आज तक क्वेश्चंस नहीं है इनके ऊपर। हमारा पॉइंट जानते हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं इतनी मेहनत इस टॉपिक पे इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इसी से अपने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम वाले क्वेश्चंस करने हैं, कोलिजन वाले क्वेश्चंस भी करने हैं मुझे इसी थ्योरी के बेस पे। तो मैं वाइंड अप कर दूं एक बार इसको। वाइंड अप में ये है, मैंने कई सारे एग्जांपल दिखाए एक स्फीयर को लेकर के, उसके साथ इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए।
तो अप्लाइड फोर्स की लोकेशन के हिसाब से फ्रिक्शन लेफ्ट या राइट कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड बदल सकता है उसका, यानी कि कुछ भी पहले से प्री डिफाइन नहीं कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में कितना फ्रिक्शन लगेगा, अगले क्वेश्चन में कितना फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन के लिए पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी, इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ेंगी और फाइनली सॉल्व करके ही पता चलेगा कि फ्रिक्शन का कितना वैल्यू बन रहा है, यहाँ पर क्या डायरेक्शन बन रही है। हो सकता है जीरो भी आ जाए। ये मेरे सारे कंक्लूजन के पॉइंट्स हैं, शायद कुछ लिखा भी होगा। तो यहां पर मैं ऐड कर दे रहा हूं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी, ये लिखना भूल गए थे, ये 3 पॉइंट्स। और चौथा मैं ऐड कर दे रहा हूं इट इज पॉसिबल टू हैव जीरो फ्रिक्शन ड्यूरिंग प्योर रोलिंग। कुछ लोग पता नहीं कहां से कंसेप्ट बना लेते हैं कि प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन कंपलसरी है क्या ऐसा? फ्रिक्शन कंपलसरी हो रहा है क्या? अगर हम फोर्स नो सर, उसके बिना भी हो सकती है प्योर रोल। हो सकता है, तो पॉइंट एप्लीकेशन पे है। हाँ, ये सारे कंसेप्ट्स हैं। ठीक है जी, बाकी इसके बाद अगली क्लासेस में करेंगे यार।